You are watching Kal News. गुंडागर्दी से मेरा एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। एक बार रईस शेख ने कहा था इकबाल करमाली पे लाके मारूंगा, वो क्या था कि जो सज्जाद नोमानी साहब थे उनका जो ये बयान है जिसकी वजह से पूरा, और ये महाराष्ट्र इलेक्शन में 4-6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एकदम बूम हो गया। इसमें स्कूल का एक आप एक स्कूल बनाए थे बहुत अच्छी, वो इनॉग्रेशन में क्या हो गया था आपको? इन लोग ने इनॉग्रेशन करने नहीं दिए। अमिताभ बच्चन से पहली बार का बात आते हैं रियाज आज़मी पे, आपका और उसका क्या डिफरेंस है? उनकी वजह से आप एसपी से रिज़ाइन दे दिए थे। हाँ, हाशिम मैंने हमारे इंटरव्यू में जब कहा था, हमारा रेडियो क्लब में उनका इंटरव्यू हुआ था आपके बारे में, तो उन्होंने कहा था मैं सही रईस को जिता के लाऊंगा, मैं रईस को जिता के लाऊंगा। 100% रईस जीत रहा है, असेंबली में जा रहा है। वाई डू यू केम टू मदनपुरा? जब आपको एक जगह से जीत गए और अच्छे मार्जिन से जीते, वो क्या जरूरत थी? तो आप जब भिवंडी में गए फरहान आज़मी के बीच में, ये तो देखो एकदम क्लियर हर जगह है कि फरहान आज़मी और शेख की कोल्ड वॉर चलती है, कोल्ड वॉर बोलूँगा। तो क्या यही रीजन था कि आपके फरहान आज़मी की सीट पे आपको जाना पड़ा, इसलिए रीजन क्या था? अब बात करते हैं, एक कंट्रोवर्सी और थी कि मौलानाओं के खिलाफ आप एक केस, कुछ नागपड़ा पुलिस स्टेशन में एक केस जो लफड़े हो गए थे कब्रिस्तान में एक मौलाना के पर। दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान आए हुए हैं, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही पॉपुलर है, हर जगह पॉपुलर है, हर कास्ट में पॉपुलर है। अभी अभी इलेक्शन में 52,000 वोटों से जीता है भिवंडी से हमारे रईस शेख साहब आए हुए हैं। रईस भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने बहुत मैसिव विक्ट्री हासिल की है समाजवादी से। आपने सलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। टेली न्यूज़ पे आके लगता है कि हाँ अपने घर में आ गए। बहुत दिनों बाद साउथ मुंबई में एक इंटरव्यू में दे रहा हूँ या पॉडकास्ट रिलीज कर रहा हूँ, तो आपने बुलाया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। रईस भाई, ये पॉडकास्ट थोड़ा एक अलग किस्म का होता है। हम लोग जानना चाहते हैं कि 10-20 लाख लोग जो रईस शेख को जानते हैं या उनके नेता को जानते हैं, तो उनकी चाहत क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कैसे उठते कैसे बैठते हैं, और कैसी पर्सनल लाइफ की। हमारे इसमें एक बहुत अच्छी थीम चलती है कि पुरानी चीज़ क्या है, कॉलेज के दिन क्या है, फिर उसके बाद कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों के माइंड में हमारे क्रिएटेड नहीं है, तो वो हम क्लियर करने का आपको मौका देते हैं। दिस इज नॉट अ रोक टॉक, यू आर फ्री टू स्किप एनी क्वेश्चन आपको चाहिए, मगर मैं चाहूँगा कि आप क्लेरिफाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं रईस भाई से। रईस भाई, आपकी लाइफ बताइए कि आपका जो है जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म तो मेरा चोर बाज़ार में हुआ, जमुना दास बिल्डिंग में 1974 1 जून। और पढ़ाई लिखाई तो डोगरी में हुई है, जहाँ आज हम बैठे हैं, दाऊद फजल स्कूल में, दाऊद फजल स्कूल, जहाँ से सलीम भाई भी है, अमीन पटेल भी है, पटेल साहब, और कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। तो यही इन्हीं गलियों में पले बड़े हैं। मैं तो चोर बाज़ार से चल के आता था दाऊद भाई फजल भाई स्कूल में। KG to 10 मैंने वहाँ पढ़ा है और यही मोहल्लों में घुमा हूँ, यही सारे दोस्त हैं, अहबाब हैं। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हमारी नल बाज़ार में एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान है, अभी भी है? आज भी है। मेरे बड़े भाई चलाते हैं, शायद उनके भी बच्चे चलाते हैं। अब्बा का काफ़ी अच्छा कारोबार था और वही हमारी लाइन थी। तो अब्बा की भी ज़िंदगी यही, सब लोग यही। कहाँ के थे वो भी? हम लोग मेरे अब्बा जो हैं सातारा डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर, जहाँ आप घूमने जाते हैं, जो बाज़ार आप कहते हैं, बराबर वहीं के हैं। प्योर महाराष्ट्रियन। और अम्मी जो है वो सावंतवाड़ी कहते हैं, वो गोवा और महाराष्ट्र की बॉर्डर होती है, जहाँ के नारायण राणे साहब है। तो आप कोकनी हो? वो कोकनी नहीं होते, उनको दक्कनी बुलाया जाता है। अच्छा। तो वो जो दक्कन की एम्पायर थी उसका हिस्सा थे। वो मसूरा एक गांव है, वहाँ से मेरी अम्मी। तो कितने आपके भाई बहन? या हम लोग 7 भाई है, एक का इंतकाल हो गया, सब भाई है। बहन नहीं है। कहाँ पर है अभी भाई लोग? सब सभी लोग यही इलाके में रहते हैं, अपनी अपनी जगह काम करते हैं, कारोबार। स्टूडेंट के हिसाब से रईस शेख कैसे थे? दाऊदफजल की बात कर रहा हूँ, उस टाइम एक छोटा मोटा को एजुकेशन शायद दाऊदफजल में ही था अपने लोग का। कैसे थे रईस शेख? नहीं, ठीक था, पढ़ाई में थे, पढ़ाई में भी एवरेज, लास्ट बेंचर थे, फ्रंट बेंच, चौक वॉक मारते थे नेचर सर को, इसको चौक वॉक तो नहीं मारते थे, लेकिन हाँ मस्ती तो अपनी जगह पे हर बच्चा करता है, और फ्रंट बेंचर ही थे और काफ़ी पढ़ाई भी ठीक ठाक। स्पोर्ट्स में अपने यहाँ तो एक टेरेस में एक पूरे हफ्ते में एक ही पीरियड होता था, और अपन जाते थे वहाँ, कभी टेरेस पे ले आते थे, कभी वहाँ ले जाते थे। कितना वो था, एक्साइटमेंट रहता था। टीचर थे हमारे, और वो टेरेस के ऊपर ही हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर लेते थे। स्पोर्ट्स अपने जमाने में इतना कहाँ साउथ फर्स्ट नहीं था, मगर अपने को ग्राउंड में, मैदान में मैच में तो बिल्डिंग में भी जगह नहीं थी। तो हम लोग क्रिकेट जब खेलते थे, आप हंसोगे, हम लोग बैट नहीं यूज करते थे, क्योंकि बैट यूज करते तो बॉल नहीं, हम लोग स्टंप से खेलते थे। हाँ, मतलब इतने परफेक्ट हो गए थे स्टंप से खेलने में, क्योंकि ज्यादा दूर तक बॉल नीचे चले जाता था। तो वही चाली में खेलते थे।
वही क्रिकेट था, बाकी इतनी इजाज़त नहीं थी बिल्डिंग के नीचे जाने की, अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। क्योंकि कोएड था तो रईस शेख का कोई क्रश या कुछ स्कूल में अब वो हम लोग प्राइवेटली बात कर लेंगे। ये लोग जाना कोई अच्छा दोस्त स्कूल का स्कूल के तो अभी भी दोस्त हैं, मतलब नाम ले लो तो उनको भी अच्छा लगेगा। जावेद वगैरह हैं, अभी भी मिलते हैं, कभी कभी हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी क्या अब्रॉड भी चले गए, एक अशरफ थे वो कनाडा चले गए, एक हमारे रिजवान थे वो अभी यूके में है, तो ऐसा करके बहुत लोग बाहर भी चले गए। जावेद वगैरह टच में है। इसके बाद आपने उसके बाद मैं लाला लाजपत राय कॉलेज में गया। लाला लाजपत राय कॉलेज में 3 क्या साल पढ़े, बीकॉम? हाँ, मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स हूँ। पैरेलली हमने उस वक्त ज़माने में एपटेक खुला था, तो कंप्यूटर में डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो मैंने थी। टीचिंग करते थे? टीचिंग में एक्चुअली कंप्यूटर्स शुरू किया वो ज़माने में। आप कंप्यूटर, हम आपको बताते कि अब ये शौक जब ये टीचर रह चुके हैं वो भी कंप्यूटर के उस टाइम पे जब कंप्यूटर नया इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रेंड ही निकला था, क्योंकि हम जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते थे तो सेकेंड सेमेस्टर पढ़ाने वाले, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे, तो जो अच्छे पढ़ लेते थे तो वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाना शुरू करते थे। अच्छा। और मेरा एक दोस्त था अब्बास दिवजानी, यहीं पे आप बाहर जाओगे ना तो डोगरी चैनल पे रहता था, तो उसके अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो अब्बास ने यहीं पे मेरे ख्याल से ये मार्केट के सामने की गली है ना, वहाँ पे एक छोटी सी कंप्यूटर क्लासेस शुरू किया था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप टीचिंग करने जाते थे? हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि अब्बास को मुझे सपोर्ट करना था, तो उस वक्त अब्बास से मैं 800 रुपये खाली लेता था, जबकि मैं एपटेक में भी पढ़ाता था। तो एपटेक में तो काफ़ी अच्छा, मतलब उस वक्त उस ज़माने में हमको 200 रुपये 300 रुपये पर सेशन देती थी एपटेक। पढ़ाने वाले ही नहीं थे, हम फर्स्ट जनरेशन था जो कंप्यूटर जाता था, तो मैं भाग के आता था अब्बास के पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब्बास की क्लासेस चलनी चाहिए, बहुत जिम्मेदारी उसमें। जस्ट टू हेल्प हिम। नाउ अब्बास इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन न्यूयॉर्क। क्या बात है, अब्बास अभी भी मेरे टच में है, कभी कभी आता है, तो वही दिन थे। और उसके बाद कॉलेज के अंदर कॉलेज कैसे पढ़ाई थे? बहुत एक्टिव। मैं सोशल, मतलब वहाँ पर भी पॉलिटिक्स वगैरह, जीएस बनने का? मैं तो स्कूल में पहला इलेक्शन जीता। अच्छा। मेरी 9th स्टैंडर्ड में मैं वाइस कैप्टन का इलेक्शन जीता, 10th स्टैंडर्ड में कैप्टन का इलेक्शन। मैथ्यू सर के टाइम था वो? हाँ, मैथ्यू डेनियल मिस थी। डेनियल तो प्रिंसिपल थी। डेनियल प्रिंसिपल। मेरे क्लास टीचर शायद पठान मिस? नहीं, मेरे अताउल्ला सर थे। अताउल्ला। वहाँ से हम कॉलेज गए, कॉलेज में सीआर रहा, लेकिन जब हम कॉलेज में आए तो कुछ बहुत वायलेंस हो गया था इलेक्शन में, तो हमारे यहाँ इलेक्शंस इन कॉलेज तब से बैंड है, नहीं होते। 3 साल के बाद मैं सिडनम कॉलेज चला गया, तो ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया है। वहाँ पर कैसा रवैया था? वहाँ पे भी बहुत अच्छा। मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट लाला लाजपत राय में एक्स्ट्रा करिकुलर्स के था, सिडनम में बहुत एक्टिव था। तो इतना एक्टिव लोग हैं, इतना एक्टिव फ्रेंड सर्कल था, कोई भी क्रश, किसी दूसरे का क्रश आप पे हो? तो आप बीवी से मार मत खिलाइए। अरे थोड़ा सा ओपन होकर बात कीजिए ना, भाभी जी भी समझ रही है पॉडकास्ट से। कोई ऐसा तो क्रश हो कॉलेज में? कॉलेज लाइफ, यंग लाइफ सबकी वैसी रहती है जैसी मेरी थी, तो यू नो यूथ लाइफ थी। जान को आप नाम नहीं लेना चाहते, बेचारी वो भी कहीं ना कहीं सेट होएगी या जो भी रहेगा। उसके बाद क्या, हाउ डिड यू एंटर पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स नहीं, मैं बहुत यंग एज से ना सोशल वर्क में इन्वॉल्व था। सोशल वर्क भी बहुत डिफरेंट काइंड का। शालीमार के ओनर थे शाहबुद्दीन शेख साहब, तो वहाँ पे उलमा काउंसिल जब बनी थी नायत के बाद, तभी से मतलब मैं लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह में बहुत ठीक ठाक था, तो हम लोग जाया करते थे शाह भाई के पास। ये कॉलेज खत्म होने के बाद हुआ कि ड्यूरिंग द कॉलेज? ड्यूरिंग द कॉलेज। तो जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी लेटर ड्राफ्टिंग की, तो हम लोग टाइपिंग वाइपिंग कर लेते थे। यही हमारा सोशल वर्क था, ये कैसे भी इनको सपोर्ट करना है। उस वक्त अर्जुन सिंह का ज़माना था, अर्जुन सिंह आया करते थे कांग्रेस के, हम तो ये रिप्रेजेंटेशन उनको देते थे, तो हम टाइपिंग वाइपिंग कर लेते थे और साइन वाइन ले लेते थे, सपोर्ट करते थे। उसके बाद बहुत से हालात शहर में आए, राइट्स हुए, राइट्स के बाद इराक पे जब हमला हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, तो एक कैंपेन बॉयकॉट ऑफ अमेरिकन गुड्स चली, उसमें हमने सपोर्ट किया। तो सबको एक सपोर्टिंग रोल हम दे रहे हैं। देखा जाए तो पॉलिटिक्स पहले से ही बेसिक्स आप करते हुए आए। देखिए, एक चीज़ याद रखिए आप कि पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बहुत गलत हो गया। पॉलिटिक्स 80% सोशल वर्क होना चाहिए, 20% पॉलिटिक्स होना चाहिए, तो आज उल्टा हो गया। तो हम जो हमारी ग्रूमिंग जो हुई, हमारी जो परवरिश हुई, तो वो था कि भाई कैसे आप समाज में काम करें, कैसे आप चीज़ों से एसोसिएट हो, ग्राउंड पे आप कैसे काम करें। उस ज़माने में सफ़ा स्कूल बन रही थी, तो उसमें हमने एसोसिएट किया, स्कूल को एस्टैब्लिश करने में। बहुत से सोशल वर्क के काम उस वक्त हो रहे थे, शाह भाई बहुत कुछ करते थे, हर जगह पे हम लोग फ्रंट पे रहते थे। वहाँ पे मेरा एक्सपोजर हुआ। एक्सपोजर होने के बाद मैं
दुबई चला गया। उस पीरियड में भी मैं वहाँ से लेटर्स बना के ड्राफ्टिंग देना। दुबई में आप क्या करते हो? व्हाई यू वेंट टू दुबई? मेरा एक कौन सा शौक ईयर था? मेरे ख्याल से 2002 में मैं गया। मेरा एक शौक था मैं दुनिया देखूं। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं 5 साल भी नहीं 6 साल बाहर रहा। और क्या किया आपने दुबई में 6 साल? ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते थे हम, कागज़ की, पेपर। तो वो मैंने सीखा था। तो वो एज अ बिजनेसमैन गए थे कि एज अ पहले एज एम्प्लॉय किया, फिर बिजनेस किया। फिर मुझे लगा कि मेरे को अब्रॉड नहीं रहना है। बहुत ट्रैवल कर लिया था, आधी दुनिया देख लिया। कागज़ खरीदने के लिए फार ईस्ट जाना पड़ता था, यानी इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम। वहाँ से पेपर हम बेचते थे मिडल ईस्ट में। तो बहुत ट्रैवल हो गया था। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस आए। तो 2007 में मैं वापस आया। हाउ डिड यू मेट अबू हाशिम आज़मी? अच्छा, पहले हम तो शालीमार में थे तो शायद इसलिए। नहीं, आसिम भाई जब 92 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो आसिम भाई तो हमारे आइडियल थे। उस वक्त आसिम भाई शालीमार आते थे तो हम देखते थे बिजनेस। व्हाई हाशिम भाई बिकम योर आइडियल? हम सब यंग जनरेशन के वही आइडियल थे उस वक्त। आप देखते थे कि बिन्नी बाजार में आसिम भाई की मर्सिडीज आई तो हम लोग सब भागते थे, क्योंकि ही वॉज आइडियल मुस्लिम बिजनेस में। और बराबर उस टाइम बहुत सारा हाशिम भाई का वो था, क्योंकि सारे लीडर्स उनके साथ पास थे। तो बाद मैं में उसके भी पहले की बात कर रहा अच्छा हूँ, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। अच्छा, हाँ बराबर। तो वो बिन्नी बाजार आते थे, शालीमार आते थे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन शाह भाई के फादर के साथ था। पलान चाचा हम बोलते थे। तो हमारे लिए था कि एक मुसलमान इतना सक्सेस, उस वक्त अंबानी नहीं थे, वो मुसलमानों के अंबानी थे। तो वो लाइफ स्टाइल देखते थे कि अरे यार आसिम भाई इतने लोगों को बाहर भेजते हैं। तो वो हमारे आइडियल तभी से थे। फिर 92 में जब उनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया, अरेस्ट हुए थे, तो हम सब यंग लोग जो थे, हमको लगा कि यार ये जुल्म हुआ। तो उस वक्त जब वो मेरे ख्याल से टाटा में अरेस्टेड थे, तो हम लोग उस वक्त प्रोटेस्ट में जाते थे। कौन सा प्रोटेस्ट था वो? मैं तभी अगेंस्ट द अरेस्ट था कि अगेंस्ट द अरेस्ट? बहुत कम लोग, तब तो ऐसा था कि कोई टाटा में अगर यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, आप लोग एनजीओज वगैरह जो दोस्त थे? नहीं, हम तो यंग थे, ऐसे ही जैसे नौजवान रहते कि प्रोटेस्ट हुआ तो चले गए। और क्योंकि पॉलिटिकली और हम लोग सोशली सेंसिटिव लोग थे, तभी भी लगता था कि कौम के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आसिम भाई को लाते थे कोर्ट में, तो हम लोग बाहर देखने के लिए जाते थे कि आसिम भाई आ जाएंगे, खाली हाथ दिखा देते थे वो। When did you met first time हाशिम भाई, अबू हाशिम, फ्रंट टू फ्रंट फेस? को क्या बात हुई थी? एक बार मैं कॉलेज में था, सिडनम कॉलेज में, तो पहलवान जिंदा थे। तो मुझे कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए थी एक बुक फेयर की, जैसे आज सब लोग आते तुम्हारे पास। तो मैंने पहलवान को बोला पैसे दो। तो पहलवान पे हमारा इतना हक चलता था कि भाई पैसे दो, हमको चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं तेरे को दिलाता हूँ। तो आसिम भाई की सिटी वॉक शूज़, तो उस ज़माने में आसिम भाई पहलवान के पास बैठे थे, और ऐसे ही अंदर पहलवान ने बोले एक लड़के से को कुछ काम है, उसको पैसे चाहिए। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो हमारे लिए था कि आसिम भाई से हम मिल रहे हैं और फेस टू फेस। तो उस वक्त उन्होंने मुझे 15,000 रुपये का चेक दिया था सिटी बैंक का, और मेरी कॉलेज में जाके मैंने दिया था। हाशिम भाई ने ऐसा तो नहीं कर लिया कि भाई अभी ये लड़का मेरे को काम है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने नोटिस भी किया होगा, क्योंकि वो तो पहलवान के बोलने पे कर दिया उन्होंने। अच्छा। वहाँ मिला। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं प्रोफेशनली उस ज़माने में जब ग्रेजुएट हुआ, तो मेरा एक पैशन था कि मैं पब्लिक रिलेशंस में आऊँ, और वो इंडस्ट्री इंडिया में थी नहीं। मतलब जब हमने पीआर कंपनी के साथ एसोसिएट किया, तब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पीआर ही नहीं था। मतलब हम कहाँ जाके नौकरी करें, कंपनी नहीं थी। तो हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलके कंपनी स्टार्ट की। तब हमको पॉलिटिकल पीआर करना था, और मैं जब ये बातें करता था तो ये पॉलिटिकल पीआर क्या होता है, कैसे होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बट वैसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था ना उस टाइम। हम लोग उस वक्त बहुत एक्सपोज थे। तो उस टाइम आप लोग पीआर कैसे करते थे? अभी तो मैं बताता हूँ, हम लोग यूएस मॉडल ऑफ इलेक्शन को देखते थे, क्योंकि मैं सिडनी में पढ़ता था, हमारा एक्सपोजर बहुत बड़ा था। तो मैं चाहता था कि इंडिया में ऑर्गेनाइज इलेक्शन मैनेजमेंट हो, पीआर हो। तो पहला क्लाइंट कोई मिल ही नहीं रहा था, तो शाह भाई ने पकड़ के समाजवादी दिला दी। तो समाजवादी का पीआर कुछ वक्त तक मैंने किया, पर यूपी समाजवादी पार्टी उस वक्त हमारे मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। तो यूपी डेवलपमेंट काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए थे बिजनेस लाने के लिए यूपी में, तो उनका पीआर मैं देख रहा था। मैं वही जानना चाहता हूँ कि उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, तो आप पीआर कैसे करते थे? बिकॉज किसी के पास मोबाइल भी नहीं था। आपको मैं बता रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, तब सिर्फ एनडीटीवी आता था स्टार प्लस में 4 घंटा, और रजत शर्मा का इंडिया टीवी आता था 2 घंटा। अच्छा, उस टाइम और जी न्यूज़ तब था, इंडिपेंडेंट चैनल था, और तभी प्रिंट मीडिया में ज़्यादा काम होता था। अच्छा। तो यूपी डेवलपमेंट काउंसिल की पॉलिसी क्या है, और डायरेक्टली मेरे को एक्सपोजर मिला कि मैं अमिताभ बच्चन से बात कर रहा हूँ, अमर सिंह की वजह से। बिकॉज यूपी डेवलपमेंट काउंसिल ही बनी थी, जिसमें अनिल अंबानी थे, जिसमें बड़े लोग थे, अमिताभ बच्चन खुद थे। तो हमको उनके
क्या उनकी आइडियाज़ है वो बात करनी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अरेंज करते थे, ऐसा ज़माना नहीं था कि छोटे से मोबाइल में आप इंटरव्यू ले लो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। नहीं, तभी तो पूरी ओबी वैन, अगर समझो 10 लोग मालूम बुला रहे हैं तो पूरे मोहल्ले में पता चलता था ओबी वैन। ओबी वैन आ गई है, फिर वो एंकर आते तो थे। मैंने वो ओबी वैन से जो है मीडिया प्रोफेशन को इतने छोटे मोबाइल तक आते हुए देखा है। तो आई वाज बहुत सक्सेसफुल था मैं पीआर में। अमिताभ बच्चन से पहली बार कब बात हुई? जैसे अभी आप बोले तो मैं सोच रहा हूँ कि तब यूपी डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स होती थी तो बच्चन साहब आते थे, पर वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो ब्रांड एम्बेसडर थे। तो एक बार उनके बंगले पे मैं गया था, तब मेरी उनकी बात हुई थी, तो वो उन्होंने अपना रोल एक्सप्लेन किया था क्या था, और हम भी जो हाउ इज ही? वेरी कर्टियस, वेरी प्रोफेशनल, मतलब सुपर प्रोफेशनल एज अ पर्सन। एक ही बार मेरी उनकी मुलाकात हुई, बाकी तो ऑफिशियल मीटिंग होती थी। आईसीआईसीआई की बीकेसी पे बिल्डिंग है, तो फ्लोर पे वो आते थे, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रहता था। अनिल अंबानी से पहली बार बात हुई? अनिल से कई बार बातें हुई थी, वो लोग बहुत यूपी के बारे में पैशनेट थे उस वक्त, और हमारे चीफ मिनिस्टर थे नेताजी, और नेताजी फुल फ्रीडम किसी को भी दे देते थे। नेताजी से पहली बार कब मुलाकात थी आपकी? नेताजी से सभा में मुलाकात हुई एक दिन, और आसिम भाई ने मौका दिया कि उनको हमने रिसीव किया, और रिसीव करके ताज होटल में वो रुके, और सभा थी शिवाजी पार्क में। तो आसिम भाई मुझे अकेला छोड़ के चले गए उसके साथ। वो सभा में? हाँ, बोले मैं सभा देखता हूँ तो इनका ख्याल रख। वो भी और मैं भी अकेले 1 घंटा। फिर तो बहुत कम बात हो रही थी, पर जो उनको ज़रूरत होती थी, जैसे चाय, मुझे आज भी याद है, उनको मैंने चाय बोले तो मैंने इंग्लिश ब्रेकफास्ट मंगा लिया, यानी वो डिप वाली। तो बोले चाय है, फिर मसाला टी आई, फिर मैं बोलते चाय के साथ बिस्कुट, तो फिर बिस्किट्स आए तो कुकीज़ आ गए, तो बोलते बिस्कुट नहीं है, तो कहीं से भाग के मारी बिस्किट लाए, उसी में डुबा के उन्होंने खाया। वेरी सिंपल मैन। पर नेताजी की 2 बातें मुझे याद है। एक बार मैंने एक रिपोर्ट बनाया था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कैसे पार्टी को बढ़ाना है, तो उसमें ये लिखा था कि बहुत सेकंड लाइन लीडरशिप होना चाहिए, थर्ड लाइन लीडरशिप होना चाहिए। तो उन्होंने हिंदी में खाली एक लिख के दिया था, नेता एक ही होता है। अरे वाह। दूसरा, एक बार हम शिवाजी पार्क में थे, तो नेताजी की एक बात मुझे याद है, उसको मैंने अपने करियर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि अच्छी नीयत वाला नेता अच्छी नीति बनाता है। अरे वाह, ये तो अच्छी होना चाहिए। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट हाउ कॉन्शियस, और आप कितने, आपकी नीयत साफ है। जी जी। पॉलिटिक्स को लोगों ने क्या इलेक्शन जीतना हारना ये सब बना लिया, बट आपका कॉन्शियस क्या है, आपके मकसद क्या है, आप पॉलिटिक्स में क्यों आते हो, और आपके गोल्स होना चाहिए। मैंने 90% पॉलिटिशियंस को देखा, उनका गोल है इलेक्शन जीतना, मिनिस्टर बनना, पावर। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आप जिस समाज को आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो, तो वो समाज कहाँ खड़ा है, या वो इलाका कहाँ खड़ा है, और 5 साल में कहाँ पहुंचाएंगे आप। हाँ, तो वो नहीं, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपका एक, जिसको कहते हैं ना, मैंने हमारी एनजीओ का नाम है एहतिसाब, तो आप कितनी अकाउंटेबिलिटी लाते हो, कितना अपने आप से सवाल करते हो कि यार मैं मदनपुरी में आया तो मैं किन मुद्दों पे आया, और जब मैं मदनपुरी में मेरा टर्म कंप्लीट किया तो उन मुद्दों को मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया, या मैं भिवंडी में आया तो मैंने किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, या किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ लड़ा, और 5 साल कंप्लीट हुआ तो मैंने क्या किया। 2012 में आपने पहला इलेक्शन लड़ा, वो डायरेक्ट की एंट्री थी कि उसके पहले आप? कि आसिफ भाई लोगों को मौका देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे प्रभारी बनाया गया सारे कॉरपोरेशंस का महाराष्ट्र में, जहाँ हमारे कॉरपोरेटर्स थे, तो उसमें हमने ठीक ठाक परफॉर्म किया। तो तब उन्होंने जिद पकड़ ली। मैं तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, मुझे लगता था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, ऐसा है वैसा। अभी क्या लगता है? बहुत अच्छी है। चलिए। तो तभी एक सीट है गोवंडी में, कमला रमन नगर जिसको कहते हैं, शास्त्री नगर, उसका नाम है कमला रमन नगर शास्त्री नगर। 136 वो तो उस वक्त 132 थी। तो वहाँ वो ओबीसी हो गई, और हमारे पास कैंडिडेट भी नहीं थे। आसिम भाई चाह रहे थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा। एक साहब ने मुझे एक्चुअली कमेंट कर दिया था कि बोले मैं पॉलिटिक्स का अमर सिंह हूँ, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आई वांटेड टू प्रूव कि ये जो लोग स्ट्रैटेजी करते हैं, जो लोग चुनाव लड़ाते हैं, उनको लड़ना भी चाहिए। एंड आई वाज वेरी दिस कि भैया मुझे प्रूव करना है कि हाँ मैं पब्लिक में जाके भी काम कर सकता हूँ। तो पहला चुनाव, और वो भी गोंडी जैसे इलाका, मतलब हाँ गोंडी, और वो पहला चुनाव था। मैंने सोचा था एक चुनाव लड़ते हैं, 5 years देते तो हैं। उस दौरान जो लोग थे वो, उनके पास इतना एक्सेस नहीं था हर चीज़ को, रईस शेख नए आए हुए थे। तो क्या लगता है आपकी जो इलेक्शन जो आपने जीता, उसमें कितने मार्जिन से जीता था?
पहला इलेक्शन? तो बहुत बहुत बड़ी पार्टी थी उस वक्त। बहुत बड़ी मार्जिन। तो उस वक्त जब जीते तो क्या वो अबू हाशिम आजमी का इफेक्ट था या रईस शेख की कुछ क्वालिटी देख के कुछ आपने वादा किए थे उस टाइम लोगों को जिताने के लिए? दोनों चीज़ें थी वहाँ। तो वो गढ़ है समाजवादी का, हम्म। और आसिम भाई के नाम पे ही वोट मिलता है वहाँ पे। वो तो एक दंड सीट थी कि आप वहाँ से लड़ोगे तो आप नगर सेवक बन जाओगे। पर क्या होता है कि जब आप बाहर के होते हो तो अच्छा माहौल होने के बाद भी आप हार सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को समझा नहीं पाए या लोगों को गलत फहमी पैदा हो जाए। मैंने मेरा पूरा चुनाव अपना PR एक्टिविटी बंद किया, और मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि मेरे बारे में कोई कुछ लिखेगा नहीं, यहाँ 0 PR पे काम करेंगे, डायरेक्ट टच। डायरेक्ट टच जी। मैंने सिर्फ एक उर्दू का तो वो लोग जो थे वो समझ पाए रईस शेख को, बिकॉज आपकी इंटेलेक्चुअलिटी एक अलग लेवल की है, वो ग्राउंड लेवल के। नहीं, आपको पॉलिटिक्स में समझना होगा कि आपको उस आदमी के लेवल पे आना पड़ेगा जिसको आप समझाना चाहते हैं। आप ये बोलेंगे कि मैं रईस शेख हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको कोई भी आदमी रिस्पॉन्स नहीं देगा। देखिए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग डिजास्टर होते हैं। आपने अगर समझा कि मैं जिस लेवल पे वो बेचारा है, बेचारा नहीं बोलूँगा, जितना वो बहुत समझदार होते हैं। मैं आपको बताऊँ, गरीब का मतलब ये नहीं कि वो समझदार नहीं है, बस उसको समझाने का उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, उनके बात- इमोशंस में देखिए, समझाना ये पड़ता है। सारे चुनाव जो होते हैं ना, ये सब आपके चेहरे पे होते हैं। सामने वाले को लगना चाहिए कि मैं इस आदमी को रात में पकड़ सकता हूँ, मेरे अच्छे बुरे में काम आएगा, खड़े रहेगा। वो हमने किया वहाँ पे। मैंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ रहना शुरू किया। अच्छा, वही रहते थे? मैं कभी भी इलेक्शन में, मेरे सारे इलेक्शन में मैं कभी अच्छा, भी वो जगह पे जाके आप बच जाते हो? बस जाता हूँ। जैसे अभी भी आप भिवंडी में देखिए, 2 महीने से मैं आया ही नहीं बॉम्बे। हालांकि मेरा तो 5 साल में से आप कहाँ रहते थे वहाँ पर? वहाँ पे ना, मैं चेंबूर के पास एक घर ले लिया था, मतलब जहाँ शिवाजी नगर है उसके सामने ही। बराबर। मैं मतलब वॉक करके आ सकता था। हाँ, वेरी गुड। ये तो पता नहीं था यार भाई। जी, कभी भी आप याद रखिए, कनेक्टिविटी जो ग्राउंड पे है, अगर आपकी है तो ही आप चुनाव लड़िए। आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, हवा में चुनाव मत लड़िए। तो उस वक्त पानी नहीं आता था, तो जिस परिस्थिति में शिवाजी हमारा कमला रमन था, उन परिस्थितियों में मैं 6 महीना रहा जी। तो समझा कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, लोग क्या चाहते हैं। और बहुत अच्छा माहौल आसिम भाई के नाम पे सब होता, लेकिन हम चुनाव हार सकते थे कि लोगों को लगता है बाहर वाला है। तो वो फैक्टर को निगेट किया बहुत अच्छे से, लोगों ने चुनाव जिताया। उसके बाद काम किया 5 साल, फिर मदनपुर आया, फिर तो कहा व्हाई डिड यू केम टू मदनपुरा? जब आपको एक जगह से जीत गए और अच्छे मार्जिन से जीते, वो तो क्या जरूरत थी? जितनी भी सीटें थी ना, मतलब मैं 132 में था, वहाँ से 3 सीट इधर और वहाँ से 3 सीट इधर, सब लेडीज हो गई थी। सब लेडीज रिजर्व हो गई थी। अच्छा, रिजर्व हो गई तो थी। एक भी सीट मेरे लिए लड़ने के लिए नहीं। अच्छा, ये रीजन था। और मैं फिर मुझे डेफिनेटली सीट, व्हाई बाइकल्ला, व्हाई दिस मदनपुर? ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि क्योंकि ये था कि अभी आपको सीट ढूंढनी है। आसिम मैंने बोला कुर्ला लड़ लो, चित्ताकैम लड़ लो, फला लड़ लो, डोंगरी लड़ लो, ये भिंडी बाजार लड़ लो। मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूँ कि गली न्यूज़ पे ही सच्चाई बोल रहा है। तो मैंने ये किया कि अब तो चलो, कॉर्पोरेटर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था हमारा। मैंने सोचा ऐसी सीट जो है हम चूज़ करें कि जहाँ हम कॉर्पोरेटर भी लड़ सके और MLA भी लड़ सके। अच्छा, पहले से प्लानिंग थी। जब पूरी एरिया में देखा, अभी मुंबा देवी में अमीन भाई है, फला जाए तो असलम भाई है, कहाँ जाए। मुझे वारिस पठान साहब लगे कि इंशाल्लाह यह बात हैंडल कर लूंगा इसको। वारिस पठान को हैंडल कर लूंगा, ऐसा लगा। अच्छा, फर्स्ट जैसे मुझे लगा कि ये वारिस पठान जीते वो तुम्हारे वजह से बाइकल्ला पे है जी। तो मुझे लगा कि ये, और इनफैक्ट मतलब मेरे दोस्त रेहान भाई भी यहाँ पे, रेहान भाई मुझसे जावेद जुनेजा के सामने लड़ने कह रहे थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि रेहान भाई जैसे आदमी बोल रहा है, और बोले मदनपुरे में जीत ही नहीं सकते, और मदनपुरे में फैयाज भाई है, ऐसा है वैसा है। मैं बोला भाई ये सीट तो अपन निकाल लेंगे, क्योंकि वारिस पठान नहीं, फैयाज भाई भी उस वक्त थे। तो मुझे लगा कि काम नहीं हुआ है, सॉरी फैयाज भाई, बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है। लोग मैं मिला ना, मैं जैसे इकबाल कमाली पे आया, खड़ा रहा, मेरे को लगा भाई ये जगह आपके लिए, काम है यहाँ पे, काम करने लायक है, कुछ नया कर सकते हैं। और वो एम्बिशन था कि नागपाड़ा जंक्शन को रिवाइव करना है। मैं जब भी मेरी गाड़ी वहाँ से जाती थी ना, तो मैं PT माने गार्डन की एक दीवार देखता था, खाली रहती थी, नहीं उसमें टॉयलेट की टाइल्स लगी हुई थी। मैं अपने आप से कहता था यार कितना खूबसूरत जंक्शन है, इसको तो हम ब्यूटिफिकेशन मुसलमानों की पहचान बना सकते हैं। बेशक। आप जब शिवाजी पार्क में जाते हो ना, तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूरल देखते हो, आपको वो हिस्ट्री दिखती है। बोले यार नागपाड़ा जंक्शन में हम देखते हैं क्या, बैग वाले, इंक्रोचमेंट, ये वो। मेरा एक ख्वाब था कि यार हमारी पहचान बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मौका दिया कि आप किसी भी
इलाके में जाइए, इतनी बिजी स्ट्रीट पे जंक्शन पे हमारा राष्ट्रध्वज नहीं है, वो है तो नागपाड़ा जंक्शन पे मौलाना आज़ाद का म्यूरल है, गार्डन है, मिर्ज़ा गालिब रोड के ऊपर मिर्ज़ा गालिब का म्यूरल है। आज भी 500 से ज़्यादा लोग उधर फोटोग्राफ निकालते हैं। तो मुझे लगा कि कोई सेल्फी पॉइंट बन गया है वो, जो है ना, जो नहीं, सेल्फी पॉइंट तो है, लेकिन मतलब आज एक वो लोग आते हैं जो बाहर से लोग आज आते अगर हैं। मेरी बच्ची है, वो आईवी स्कूल में पढ़ती है, वो अगर जान गई कि मिर्ज़ा गालिब कौन थे, मौलाना आज़ाद कौन थे ना, तो अपना मकसद पूरा हुआ। इट इज़ जस्ट नॉट अ सेल्फी पॉइंट, इट इज़ द कल्चर दैट रिफ्लेक्ट्स। आज नागपाड़ा पे आके लगता है यार कि उर्दू तहजीब यहाँ थी, लगता है कि यहीं पे सारे अखबार थे, यहीं पे मोंटो थे, यहीं पे जावेद साहब गज़लें लिखते थे। तो ऐसा नहीं है, आपकी पहचान बनी ना। तो मुझे लगा कि भाई बाइकला से हम लोग आगे अगले तो रईस शेख जो काम किए बाइकल्ला में, बहुत काम किए, मैं भी गिना सकता हूँ आपके बहुत सारे काम। एंड इवन आई वाज वेरी मच अट्रैक्ट टू योर वर्क, द वे यू वर डूइंग इट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैसे आपने बताया कि मेरा ध्यान था एमएलए, तो वो काम उधर एमएलए बनने की वजह से क्या कि रईस शेख एज ए कॉर्पोरेटर, एज ए इंडिविजुअल, वो उनकी आदत ही है ऐसे काम करने। आदत तो है, इसमें तो आप बोल नहीं सकते। मैं कितने 23 तारीख को रिजल्ट आया ना, कल मैंने अपना काम शुरू कर लिया। अब देखिए मैं एमपी का हो सकता है, देखिए मैं ये देखो आदमी का एम्बिशन क्या होता है कि भैया अगर मैं 10वीं पढ़ा हूँ तो मैं ग्रेजुएशन करना चाहूँगा। एमपी भी अल्लाह बना देगा। देखिए फैसले अगर आप अल्लाह पे छोड़ोगे तो सबसे सही फैसले होंगे। इसीलिए एम्बिशन से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू रहने का, मेरे लिए खैर करो। जो मेरे लिए आज अल्लाह ताला आपको ना ग्रूम करता है। और मैंने कभी किसी शिकायत नहीं की कि मैं गोवंडी में से बाइकला आ गया, बाइकला से भिवंडी गया। अल्लाह ने जो रोल दिया करना है। ज़िंदगी कितनी 20 साल की, अब बची कितनी, अल्लाह शायद 20 दिन की भी ना हो, लेकिन अगर एक एवरेज एज देखे कोई आदमी की, तो आदमी कितना काम कर सकता है। 50 साल के हो गए, 2-3 टर्म और करना है। जहाँ अल्लाह जिस रोल में देगा, जिस जगह बोलेगा, इंशाअल्लाह ताला कौम की और मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। बेशक, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। 2017 के बाद से आपको भिवंडी भेजा गया। नहीं, भेजा वैसा नहीं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे एमएलए लड़ना है। तो इसीलिए एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुझे कहा कि जिस दिन मैं कॉर्पोरेटर बना, मुझे कहा कि रईस तुम्हारा टर्म 2.5 साल का बराबर है, क्योंकि आप 2019 में बढ़े, 2017 में आप तो कॉर्पोरेटर आप थे। देखिए नागपाड़ा जंक्शन हो, उमर अजब स्कूल हो, या हमारा हकीम अजमल दवाखाना हो, या जो ट्रांसफॉर्मेशन उनको मदनपुरे में लाना था, हमने सब 2.5 साल में किया। लगा था कि फारिस भाई शायद नहीं लड़ेंगे, हमने इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया था। पर वो एक मुद्दा ऐसा था कि अगर 2 मुसलमान लड़ते हैं तो परिस्थिति ऐसी बनेगी कि दोनों हार जाएंगे और फलां साहब जीत जाएंगे। मुझे क्या लगा कि मेरे करियर में मुझे दाग नहीं चाहिए कि मैंने वारिस भाई की हार का रीज़न बना। क्योंकि ज़िंदगी भर क्या बोलते लोग मुझे कि रईस के वजह से, जैसे आज इम्तियाज जलील का बोल रहे हैं। अब इम्तियाज़ भाई का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन उस वक्त मेरे सामने 2 ही चॉइस थी। वारिस भाई को समझाओ, वारिस भाई समझने को तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था वो जीत रहे हैं, हमको पता था परिस्थिति क्या है। उस वक्त ये था कि अब एमएलए लड़ना। आप खुश नहीं थे जब आशिम भाई ने आपको भिवंडी ईस्ट सीट भेजे थे लड़ने के लिए? आसिम मैंने नहीं भेजा। यू आर वेरी मच नहीं, थोड़ा सा, ये गलतफहमी लोगों क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एक इंटरव्यू जो बहुत फेमस होता है आशिम आजमी सामने के लिए, उसमें ये बात हम कह रहे थे कि आप रईस को क्यों वहाँ भेज रहे हो, आप किधर डाल रहे हो। आसिम भाई बेचारे यही चीज़ों से सफ़र करते, गलतफहमियों से। आसिम भाई ने बिल्कुल मुझे भिवंडी ईस्ट नहीं भेजा था। एक म्यूचुअल हमारी टीम का डिसीजन था कि हमारा स्टडी ये कहता था कि हमारा उस कैंपेन का हाइप इतना था कि ये हाइप को हम इस्तेमाल कर सकते किसी और सीट पर। क्योंकि उस वक्त ये था कि हम लोग बहुत हाइप पे थे। डेटा ये बता रहा था कि पीपल वांटेड टू इलेक्ट अस। और फिर बाद में पर क्यों वो सीट पे तो फरहान आजमी साहब को खाली 17,000 वोट मिले थे उस टाइम 2014 उस वक्त की में। परिस्थिति अलग तो थी। अगर आपका डेटा देखेंगे तो डेटा में इट वाज नॉट अ फिजिबल सीट। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कैंपेन का हाइप था और ये था कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्राई लेना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि मेरे जो फैसले अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया, गोवंडी से मदनपुरा, मदनपुरा से भिवंडी, ये अल्लाह कराता है। और ये फैसले वर्क हुए क्योंकि हमने हकीकत को एक्सेप्ट किया। पर लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि आपको मजबूरी में जाना पड़ा। गलत परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है। और भाई थोड़ा सा नए इलाके में जाके इलेक्शन लड़ना, वो भी ऐसी सीट पे जहाँ पे देखिए कोई भी इंसान पॉलिटिकली अपनी चॉइस से ही जाता है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। और घर पे बैठना दूसरा एक ऑप्शन था, तो कोई और ऑप्शन नहीं था ना। नहीं। तो मैंने भिवंडी एक्सेप्ट किया और भिवंडी के अवाम, मुझे मालूम था कि भिवंडी के अवाम नई चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। और पता नहीं
कनेक्ट हो गया कि मुझे लगा नहीं, जैसे मैंने कहा ना, मैं और एक जैसे बार- रईस शेख, सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको ये बात करा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम बात चली थी कि अबू हाशिम आज़मी ने अपनी सीट बचाने के लिए, क्योंकि एमआईएम ने का जोर था कि भाई अगर आप यहाँ पर वारिस पठान को खड़ा करेंगे तो हम गौंडी में खड़ा कर देंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको बलिदान दिया गया। नहीं, बलिदान की बात नहीं, ये बात सही है कि हम भी चाहते थे कि आसिम भाई को कोई कंपटीशन ना रहे, और उसके लिए ज़रूरी था कि हम बाइकला ना लड़े। ये फैक्ट है कि मुझे फिर घर पे बैठना पड़ता, मैं बाइकला नहीं लड़ता। मैंने ये सोचा कि मैं भिवंडी चला जाता हूँ, और भिवंडी में असद साहब ने हमारी मदद की। मैं आपको ओपनली अभी इस बार भी की, पहले भी की। पहले भी असद साहब ने उस वक्त मेरे लिए भी और आसिम भाई के लिए भी कैंपेन किया। तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट हो गया था कि जैसे मैं भी जीत सकता था, वारिस भाई भी जीत सकते थे, और आसिम भाई को भी तकलीफ नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि आसिम भाई बहुत स्ट्रांग थे, आज भी आसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह जीत के है। और ये हम कोई भी बेटा क्या चाहता है कि भाई हम लोग तो उनके जूनियर हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि आसिम भाई को जितने से कम कंपटीशन हो, जितना कम तकलीफ हो। ये सोच डेफिनेटली थी कि एमआईएम ना लड़े गौंडी और आसिम भाई को स्मूथ सेल हो। उसके लिए बाइकला नहीं लड़ना था, बाइकला लड़ता। दूसरा भी प्रॉब्लम था कि बाइकला लड़ता, वारिस भाई हार जाते, जो हारे ब्लेम किस पे आता, मुझ पे। तो ये एक अच्छी फैक्टर थी कि किसी को ना तकलीफ देते हुए हम भिवंडी चले आए। भिवंडी मैं जैसे ही गया, पहले एक बार रात में गया, मुझे लगा कि हाँ मैं जीत सकता। और भिवंडी के लोग, क्या फैक्टर ऐसा लगा कि वही गौंडी टाइप था वहाँ पर कि गौंडी जैसा? क्या होता है कि जब आप एक रिसर्च करते हो, भिवंडी ईस्ट के हालात इतने ख़राब थे, रास्ते इतने ख़राब थे, बहुत परेशान था भिवंडी उस वक्त। तो मुझे लगा कि यार भिवंडी के लोग तो डेफिनेटली एक नई आइडिया, एक नए इंसान को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, एक्सेप्ट कर लेंगे। और पार्टी का बेस है वहाँ पे, तो मुझे लगा कि लेट्स एक्सपेरिमेंट। घर पे बैठना इज नो चॉइस। हाँ, हाशिम भाई ने हमारे इंटरव्यू में जब कहा था, हमारा रेडियो क्लब में उनका इंटरव्यू हुआ था आपके बारे में, तो उन्होंने कहा था मैं सही रईस को जिता के लाऊंगा, मैं रईस को जिता के लाऊंगा। 100% रईस जीत रहा है, रईस असेंबली में जा रहा है। उनका देखो, आसिम भाई को हमेशा बोलते थे कि कोई भी ऐसी सीट जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन सब्सटैंशियल है, तू जीतेगा। उनका वो कॉन्फिडेंस था और आज भी है। आपका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पहले ही बना दिया था कि देखिए, आसिम भाई को 30 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, उनको समझता है कि कहाँ क्या परिस्थिति में क्या रिजल्ट आएगा। तो उस वक्त उन्होंने बहुत ईमानदारी से टिकट भी दिया, सपोर्ट भी किया, दुआ भी किया, जो कर सकते थे किया उन्होंने। और भिवंडी ईस्ट में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे भी रईस जीते। और सभी समाजवादी पार्टी के वेल विशर्स, कार्यकर्ता, क्योंकि हम कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो अलायंस का इलेक्शन नहीं था, बराबर। तो जितनी ताकत हो सकती, फरहान आज़मी साहब ने भी मदद की, आसिम भाई ने तो पूरा लगा दिया, और जितने वेल विशर्स थे। और सबसे पहले तो पूरा के पूरा मदनपुरा भिवंडी चला गया, पूरा के पूरा गोवंडी मदनपुरा मतलब भिवंडी चला गया। हर कोई बस ये कोशिश कर रहा था कि रईस जीते। और इतनी दुआएं हुई कि आप यकीन नहीं मान सकते। मतलब वो एक इलेक्शन अलग ही था और हम लोग जीते। तो ये गलतफहमी लोगों को नहीं होना चाहिए। ये अफवाहें, क्या होता है, मैं हर चीज़ का जवाब नहीं देता, मेरी एक आदत है। और मुझे, क्योंकि हम लोग, इसलिए तो हमने ऑप्शन रखा है पॉडकास्ट में, आपको जवाब देना है तो नहीं तो मत दो। देखिए, आप कैसे ना, पॉलिटिक्स में एक्सपेरिमेंट करना, लोगों के बीच में रहना, समाज की बात करना, बहुत कम पॉलिटिशियंस करते हैं। आसिम भाई है, हम लोग बहुत एकदम फ्रंट पे आके खेलते हैं। तो लोग बहुत सारी अफवाहें करते हैं। तो ये लोगों का प्यार है भाई, इतना लोगों को दिलचस्पी है हम लोगों में, ये सब बातें करते हैं। पर मैं एकदम क्लैरिफाई करता हूँ कि भैया ये जो ज़रूरी था कि मैं ये डिसीजन लेता। और वो, क्योंकि देखो, मैं कॉर्पोरेशन में इतना आगे बढ़ गया था, 10 साल से मैं, आपको टॉप कॉर्पोरेटर में भी नाम आया था, बीएमसी में सब कुछ हो चुका था मतलब। और रईस शेख का एक ऐसा था कि रईस शेख, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उनसे रईस शेख का कॉर्पोरेशन के टाइम पे ज़माने में बहुत अच्छा हो गया था। मतलब यू नो, बीएमसी में कुछ बचा ही नहीं था। मतलब रोज़ मेरे को ऐसा लगता था मैं वही काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा था कि आगे बढ़ना। देखो, मैं चाहता हूँ मैं देश में पॉलिसी मेकर बनूँ, मैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाऊँ जिससे आम इंसान की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़े। आज भी हम जो एमएलए के रोल में आए हैं, आज आपको हमारी स्कूल देख लीजिए। आज बीएमसी में 10 साल में एजुकेशन में जो काम हुआ है, उसके लिए क्रेडिट मैं आदित्य ठाकरे साहब को भी दूंगा। हम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। आज बीएमसी ने 8 सीबीएसई स्कूल चालू कर दिया। जो आपने पहला मॉडल चालू किया था मदनपुर में, आज 98 स्कूल के साथ आपने, आज 98 स्कूल चल रही है। वैसे आज बीएमसी की 8 सीबीएसई स्कूल है। आज बीएमसी की स्कूल दूर से देखो तो लगेगा बीएमसी की स्कूल है।
आज वो स्कूल का फॉर्मेट लेके हमारी भिवंडी के अंदर 22 भाषा स्कूल बनी, वो स्कूल का फॉर्मेट लेके मैंने आदित्य जी को दिया। आज हमने अपने शिवसेना के मैनिफेस्टो में हमने इंक्लूड कराया था कि महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल बनाएंगे, और हमारा ही रिकमेंडेशन था। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कानून से बने, कानून से बने। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी टीम अभी प्राइवेट मेंबर बिल ड्राफ्ट कर रही है। ये प्राइवेट मेंबर बिल मैं गली न्यूज़ पे आज कह रहा हूँ कि रईस शेख टेबल करेगा इसी असेंबली में जो नागपुर में होगी, कि जो नबी करम के बारे में गुस्ताखी की गई है, और वैसे ही जितने भी हमारे मतलब जिसको बोलते हैं महापुरुष हो, या हम लोग जिनके लिए मतलब जिनकी आस्था हमारे दिल में, उनके बारे में जो भी बदकलामी करेगा, अब हम प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर रहे हैं कि उसको व्हाई द नेम इज प्राइवेट मेंबर बिल? क्योंकि भाई सरकार बिकॉज ऐसी बिलों को लोग नामों को जो है लोग पॉलिटिसाइज करते हैं कि सर वही एक मिनट सर, असेंबली में वही डिवाइस है एमएलए के पास, सरकार में तो नहीं होने कि सरकार का बिल लाऊंगा। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है कि एक एमएलए मूव कर रहा है, दो ही तरीके हैं, तो सरकार मूव करे या एक प्राइवेट मेंबर बिल करे। नहीं तो उस पर आपने नाम दिया होगा कि नामों से रिसाला जैसा, उसकी ड्राफ्टिंग अभी चालू है। अच्छा, क्योंकि उसमें हम हर धर्म को इंक्लूड करना चाहते हैं। हाँ ये अच्छी बात हाँ है कि भाई कोई भी किसी के धर्म की बात करे, आप कोई भी रहे, कोई भी चाहे हिंदू मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम हिंदू की तो बात, वो ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं और हम टेबल करेंगे। उसमें सजा मकोका के लेवल पे होना चाहिए, 2 साल बेल नहीं होना चाहिए, ताकि लोग डरे। मगर तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सरकार जो है, भाई आपके पावर में जितना है उतना आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको क्या लगता है इतनी मैसिव विनिंग के बाद ये सब मुसलमानों को आपको आप लगता है इसके लिए नहीं करूं, करना है, शुरुआत तो करना है। मेरी जिम्मेदारी है वो, मैं एमएलए हूँ। अगर मुझे अल्लाह ताला ने दिया कि रईस तेरे पास 1 रुपया खर्च करने के लिए, तो बोलो नहीं मैं फाड़ के फेंक दूंगा कि 1 रुपया, ऐसे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, बराबर है। आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है, जब आग लगी तो एक चिड़िया एक बूंद पानी ला के डाल दी। जी 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 जी। मेरे को अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, कुव्वत दी है, जितनी जिम्मेदारी दी है, मुझे 100% निभाना है, तो वो मैं करूँगा। अच्छा, तो आप जब भिवंडी में गए फरहान आजमी के बीच में, ये तो देखो एकदम क्लियर हर जगह है कि फरहान आजमी और रईस शेख की कोल्ड वॉर चलती है, कोल्ड वॉर बोलूँगा मैं। तो क्या यही रीज़न था कि आपके फरहान आजमी की सीट पे आपको जाना पड़ा, इसलिए रीज़न क्या था? भाई पहले तो है ना, गलत फहमी दूर कीजिए, कोई कोल्ड वॉर नहीं। फरहान आजमी ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं भिवंडी ईस्ट जाऊँ, और फरहान ने एक एक्टिव रोल प्ले किया। एक परसेप्शन है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, परसेप्शन तो देखो कैसा है, पब्लिक लाइफ में ना, अभी आपके बारे में होगा, गली न्यूज़ के बारे में होगा, परसेप्शन पे मत जाइए। हकीकत ये है कि जब मैं 2019 में चुनाव लड़ने गया, फरहान आजमी का मुझे 100% सपोर्ट था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत हेल्प की, इस इलेक्शन में भी की, तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। रईस शेख के आने से थोड़ी सी फरहान आजमी और आप में, आपके डिसीजन में बहुत, अबू हाशिम आजमी, ये तीनों के डिसीजन में बहुत डिफरेंस रहता था। तो कौन सा बताइए एग्जाम्पल? नहीं ऐसे, ये तो अंदर की बातें हैं सर, ये तो नहीं, कोई बात बताइए ना कि ये चीज़ में जो है हम लोग डिसएग्री करते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, बताइए ना आप। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे एक बताइए ना आप मुझे कि ये चीज़ मुझे लगता है कि ये आप लोग की डिफरेंस हो। आप फरहान आजमी के ट्विटर अकाउंट उठा के देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, वो फरहान आजमी अपनी फ्री स्पीच रखते हैं, उनकी अपनी राय रहती है, मेरी भी कई बार राय ऐसी रहती है। आप 2 इंसान एक जैसे सोच रखे, ऐसा हो नहीं सकता। और अच्छा है, और एक म्यान में 2 तलवार भी नहीं रह सकती, ऐसा भी तो है ना भाई। एक घर में 2 भाई रह सकते हैं ना, क्यों नहीं रह सकते? जॉइंट फैमिली होती है ना। आजकल कहाँ रहते हैं? आजकल के ज़माने में जॉइंट फैमिली हमारी देख लीजिए, फरहान भी है, मैं भी हूँ, है ना। आप कभी भी देखिए डिसएग्रीमेंट को ना आप झगड़ा मत सोचिए। हम लोग, फरहान एक भाई है और भाई रहेंगे, और फरहान मतलब मैं बड़ा हूँ, वो छोटे हैं, हम लोग दोनों अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। फहद आजमी को आपने यूथ का नेता बनाया, जहाँ तक मैंने भी बनाया। सुनिए देखो, कोई ना कोई लेके आता है, जहाँ तक पता चला है। मैंने भी फहद आजमी से सवाल किया था जब यहाँ पर आए थे, वो फहद आजमी नहीं, फहद अहमद साहब जब यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे सवाल किया था कि रईस शेख ने आपको बनाया। तो लोगों को मालूम है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में जो है फहद अहमद को जो है रईस शेख ने थोड़ा प्रमोट किया आशिमा के सामने एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वो एक्टिविस्ट था। तो फहद अहमद के बारे में आपको क्या कहना है? एक्सट्रीमली एक्टिव पर्सन। फहद ने इतना अचीव किया, अपने लिए टिकट लिया, चुनाव लड़ा, एक्सट्रीमली। जिस पार्टी से खड़ा था उस पार्टी को छोड़ दिया। नहीं, वो फहद ने
बाकायदा आसिम भाई से, जो मैं तो इलेक्शन में था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फाद से जो मेरी बात हुई उसने बाकायदा आसिम भाई से इजाज़त लेके गया है। कैसे कोई इजाज़त दे देगा? अब वो फाद और आसिम भाई के बीच में, मैं तो चुनाव में था, लेकिन मेरी फाद से बात हुई, फाद ने कहा कि आसिम भाई ने इजाज़त दी क्या है। मैं कहूँगा कि फहद का आप उस्ताद आप हो पॉलिटिक्स में, तो सही बात होगी? उस्ताद किसी का कोई नहीं रहता। कोई ना कोई कहते वो नहीं रहता नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स वी शेयर अ वेरी गुड रैपो, और इनिशियली मैंने उसको मदद की होगी, लेकिन उसमें खुद में इतना टैलेंट है कि आज राष्ट्रवादी पार्टी जैसी पार्टी ने उसको टिकट दी। जहाँ तक मुझे फाद ने बताया है, बिकॉज हम लोग चुनाव में थे, हम खुद अपना चुनाव लड़े थे, तो हम लोग कोई सीट पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मेरी फाद से बात हुई थी, उसने मुझे कहा था, और आई एम श्योर फाद गलत नहीं बोलेगा, उसने कहा था कि मेरी आसिम भाई से बात हुई और आसिम भाई ने मुझे इजाज़त दी है कि जाओ। ये हुआ होगा, मुझे लगता है, आई डोंट डाउट इट। आते हैं रियाज आज़मी पे, आपका और उसका क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल कुछ नहीं है, हमारा कोई कारोबारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो साइड में। रियाज आज़मी चुनाव लड़े, अच्छे से लड़े, अभी सेकंड नंबर पे आए भीमली वैसे। वो उनकी वजह से आप एसपी से रिजाइन दे दिए थे? बिल्कुल नहीं, इतना कोई अहमियत नहीं रखता कि मैंने एसपी से रिज़ाइन नहीं दिया था। पहली बात क्लैरिफाई कर दूं, ये चीज़ समझने की कुव्वत सब में होना चाहिए। मैं अपने एमएलए-शिप से रिज़ाइन कर रहा था, और मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लेन किया था कि मेरी कुछ आइडियाज़ है पार्टी को लेके जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ 6 महीने से, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें एक्सेप्ट होनी चाहिए। वो एक मोमेंट था, मैंने अपनी एमएलए-शिप से रिज़ाइन कर रहा था, और मैंने वो रेजिग्नेशन भी आसिम भाई को भेजा था कि आप स्पीकर को भेज दीजिए। व्हाट वाज द रीजन? वही तो बोल रहा हूँ कि बहुत क्लैरिफाई कर चुका हूँ क्या चीज़ पे वो एक्चुअली था? मैं पीछे नहीं जाना चाहिए, वो बहुत क्लैरिफिकेशन हो गया, मैंने आपको भी शायद बट दिया। वो तो आपके अलग आपके एरिया में भी नहीं था ना, वो तो बाजू के एरिया में था। क्या रियाज आज़मी का जो था, उसका उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तब तो रियाज लड़ भी नहीं रहते। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट यही रहा है कि समाजवादी पार्टी के को जिस तरह से हम चला रहे हैं उसमें कुछ मेरे सुझाव है, वो पार्टी कंसिडर करे। पार्टी नहीं कंसीडर करी तो आपने रिजाइन दे दिया? पार्टी है, पार्टी अध्यक्ष आसिम भाई, वो भाई हमारा काम है सुझाव देना। एवरीबॉडी वाज शॉक, क्योंकि आपने देखा तो भिवंडी का क्या हाल था, लोग एकदम आपके ऊपर आ ठीक गए है, थे। मोहब्बत, आपके करियर में भी मोमेंट आते हैं, मेरे भी आए। बहुत लोग आपको एकदम मतलब नहीं जाने देने, ऐसा नहीं था तो ऐसा लग रहा था कोई फिल्मी सीन चालू है या आपने ऑर्केस्ट्रा मतलब ऑर्गेनाइज किया था कि ऐसा ऐसा होगा। अब क्योंकि गली वो न्यूज़ सीन तो यही कहेगा ना, ऑर्गेनाइज नहीं, किया मैं था। बता रहा हूँ, क्योंकि जो इतना इमोशन रोड पे आना, ये तो आजकल की किसी अच्छी की बात है ना, नहीं है। सलीम को खुश बहुत अच्छी होना बात है, चाहिए। वही तो वही कह रहा हूँ, मैं वो बुराई नहीं नेता कर क्या रहा हूँ। जिसके लिए लोग जमीन पर आए हैं। जी जी जी, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग व्हाट्सएप पे, मगर उस टाइम एक्चुअली लिखा गया कि रोक पाए। अच्छा, वाई यू नो सो हरी, क्यों आपने वापस भी ले लिया इतनी जल्दी? क्या लोग हुआ? कह रहे थे नहीं, वो इंसिडेंट आपको बताऊं। मैं रात 5 बजे घर पे आया, क्योंकि मैंने पहले 10 बजे राहुल नार्वेकर जी से बात की, और राहुल नार्वेकर जी आपके दोस्त, आप जी, जी, कंफर्म कर लेना। मैंने उनसे कहा कि सुबह 10 बजे का मुझे अपॉइंटमेंट दो, मुझे रेजिग्नेशन देना है, और ऐसा ऐसा है, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, सुबह 10 बजे मुझे टाइम दीजिए। तो वो शौक हो गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर, मैं सोचूंगा, ऐसे कैसे तुम रिज़ाइन कर सकते हो। मैंने कहा सर आपको ये अधिकार नहीं है, अगर एमएलए रिज़ाइन करता है तो आपको मगर लेना। वो तो दोस्ती में बोल रहे थे ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। जो ये कॉन्वर्जेशन मेरी चल रही थी, तो मेरे आसपास भीड़ थी, तो वो लोग को लगा मैं बहुत सीरियस हूँ, तो वो लोगों ने वो ऑफिस लॉक कर दी। बराबर, लॉक भी कर दिया था आपको? हाँ, तो वो ऑफिस ने आपको लॉक कर दिया ताकि आप बाहर नहीं निकले? हाँ, तो मेरी नार्वेकर जी से बात हुई, तो ये नार्वेकर जी ने शायद किसी को कहा हो, तो बॉम्बे से भी लोग आ गए, बड़े भीड़ लग गई, और वो रेजिग्नेशन मेरे हाथ में था। मैं बहुत सीरियस था, मैं कोई भी काम जो है ना बिना सोच के नहीं करता। तो फिर ये हुआ कि वो रेजिग्नेशन ले लिए मेरे हाथ से, और टाइपिस्ट नहीं, कुछ नहीं कि मैं नया वापस बनाऊँ। तो उसमें अजय यादव जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने बोला हम आसिम से बात करेंगे, आप चाहिए। अब मैं थक गया था, सुबह के 5 बज गए थे, तभी वो बात लीक हो गई मीडिया में। अब मैं जाके मजे से सो गया। अब सो ही जाऊँगा, आप 5 बजे तक जाओगे तो क्या करोगे। अच्छा, मैं सोया, मेरी वाइफ को भी मैंने कुछ नहीं कहा, उसको लगा नॉर्मल रूटीन इलेक्शन चल रहा है, करते करते उसने भी मुझे नहीं उठाया। मैं 1:30 बजे उठा दोपहर में? हाँ, और क्योंकि मैं नॉर्मली इतना लेट नहीं सोता, वही मैं थक गया था, जेन्युइनली थक गया था। इसके बाद देखा तो मेरा फ़ोन, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, तो मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया उस वक्त। 6 बजे के करीब मैं नहा के एकदम आराम से एक दोस्त के ऑफिस में पहुंचा। मैं फरहान से ही बात कर रहा था, मुझे मेरे डीसीपी का फ़ोन आया कि आचार संहिता लगी हुई रईस भाई, आपके घर के बाहर और आपके ऑफिस के बाहर कम से कम 1000 लोग खड़े हैं, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। 10 बजे आचार संहिता के पहले अगर आप नहीं आते हो तो मैं पब्लिक पे गुनाह दाखिल करूँगा। मैं उनको समझा रहा हूँ कि मत करो, ये करो। फिर मेरे दिल में ही आया कि मेरी वजह से पब्लिक के ऊपर केस हो। मेरे ख्याल से एमपी इलेक्शन था वो, इसलिए पार्लियामेंट की आचार संहिता चालू थी, मैं बहुत सोच क्लोज रहा टू था। पार्लियामेंट थी। तो मैं बोला यार बहुत मैं कंफ्यूज हो गया, करूँ क्या। बोला यार केसेस हो गया तो कल लेडीज़ है, सब है, तो
तो मैं गया, मैं जैसे ही एंटर किया मेरी गाड़ी को मॉप कर दिए एकदम, फिर घेर डाला था। मुझे ये था कि किसी पे केस नहीं होने देना है। तब मैंने कहा कि हाँ मैं वापस लेता हूँ, और कोई चॉइस भी नहीं बची थी, पब्लिक इतनी थी और लोगों की सेंटिमेंट को डिसरिस्पेक्ट करना भी सही नहीं। और मेरे माइंड पे चल रहा था कि पुलिस खड़ी है, अब भी केस करेगी, और जहाँ केस हुआ तो बहुत अपनी जिम्मेदारी होती है। हाँ, तो वो चीज़ तो इसलिए आपके वापस एक आपका इतनी घाई में रेजिग्नेशन देना, आपका इतनी घाई में वापस लेना, एक अलग परसेप्शन बनाया गया, बताया गया क्या रईस डर गया कहीं उसको वहाँ से, क्योंकि हाशिम भाई का कोई स्टेटमेंट नहीं आता किसी तरह का भी नहीं, उससे बात करना बंद कर। परसेप्शन पे कभी रईस शेख ने फिक्र किए क्या? ये तो गली न्यूज़ में मैं इतना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, कब हुआ इंसिडेंट, किसको मैंने क्लैरिफिकेशन दिया? मैं परसेप्शन की राजनीति नहीं करता। नहीं, लोगों में बात चली जो इनके लोग साइड तो बोलेंगे क्योंकि जब ऐसा होता है तो दो लोग बढ़ जाते हैं। मैं बात करता हूँ बटने की बात करता हूँ। आपने कहा कि फरहान ने आपको बहुत अच्छे से वो मैंने आपको हकीकत है जो बताया आज। नहीं वो फैक्ट आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई नो, बट उस टाइम फरहान जो है आपसे अपोजिट हो गए थे, और उनके जो ट्विटर अकाउंट है, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने अपने अब्बू का साथ दिया। तो कैसे लेते हो आप अगर बेटे होते तो क्या करते? तो मैं वही कहना चाहता हूँ, कैसे लेते? मैंने सही समझा ना, फरहान क्या करेगा? फरहान को डेफिनेटली अपने फादर का साथ देना चाहिए, इसमें बुरा क्या मानना है? जी जी। उसके बाद फरहान ने उतना ही मेरा साथ दिया। तो आपकी उस टाइम ऐसा कुछ रंजिश नहीं यार फरहान तू? कैसे रंजिश हो सकती है? रंजिश थी ही नहीं ना। सी इतनी बातों को कि आपने एक ट्वीट कर दिया और मैंने एक ट्वीट किया, अगर आप पॉलिटिक्स में सीरियसली लेंगे तो आप पॉलिटिशियन ही नहीं हो। आप परसेप्शन की राजनीति में जब जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप रॉन्ग पाथ पे हो। ये सब चीज़ों को बाजू में रख के हमने चुनाव लड़ा, और चुनाव को सीरियसली लिया। पॉलिटिक्स को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, इसीलिए चुनाव के रिजल्ट अल्लाह ताला ने ऐसे लाया है कि आज हम कह सक रहे हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र में इतनी अच्छी मार्जिन से आए। ये एक ट्वीट इसने किया उसने किया पे कौन, अनफॉर्चुनेटली मैं वो सारे ट्वीट्स भी नहीं देखा हूँ। 1300 से आप जीते थे 2019 में, 52,000 लीडिंग मार दिया, क्या रीजन? अल्लाह, मैंने आपसे कहा जब हम बैठे थे कि पूरी दुनिया को राज़ी करने से अच्छा अल्लाह को राज़ी कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही नहीं कि पूरी जो नाराज है उनको राजी करने से अच्छे हैं। नहीं, उनको भी राज़ी कीजिए। आप जब काम करते हैं तो आपसे गलतियां होती है या आपकी बात लोग नहीं समझ पाते। तो अभी जैसे आप मेरे साथ काम करें, आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मैं इस ऑफिस को ग्रीन नहीं में रेड रखूँ, तो जो आदमी रेड का सुझाव लगता है उसको लगता है ना सलीम मैंने मेरी बात नहीं सुनी। तो चीज़ें ग्रीन गलत नहीं है और रेड गलत नहीं है, ये आपका अपना अपना स्टाइल होता है। तो बहुत सारे लोगों को काम करते वक्त लगता है कि ये ऐसा क्यों किया आपने, वैसा क्यों किया, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल कि लोग, आप 100% लोगों को तो कोई राज़ी नहीं कर सकता, तो उनको भी मनाइए, स्ट्रैटेजी भी कीजिए। हाँ ये है कि आई एम वेरी प्राउड कि रईस शेख के साथ समाजवादी पार्टी की जो टीम काम की भिवंडी इसमें, उनका कमिटमेंट शहर की तरफ, पार्टी की तरफ, अखिलेश यादव जी की तरफ बहुत गहरा था, और इतनी कुर्बानियाँ दी उन लोगों ने। अगर मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊँ लास्ट 6 महीने की, तो ये जो बातें आप कर रहे, फरहान भाई ने ट्वीट किया, ये किया, हो गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो लोग फोकस्ड है। देखिए आप चुनाव नहीं लड़ते, कभी भी याद रखिए, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, उसके साथी चुनाव लड़ते हैं। तो मेरे साथी हैं जिन लोगों ने मेरे साथ ये चुनाव लड़ा, वोटर चुनाव लड़ते हैं नहीं, पहले जो चुनाव की हमारी टीम थी वो लड़ने लगी, फिर जब हमने पर्चा भरा उसके बाद चुनाव पब्लिक ने हाथ में ले लिया। और पब्लिक ने ऐसा चुनाव हाथ में लिया कि ना लेफ्ट ना राइट, कुछ भी हो जाता। आपको पता है एक अलग ही वातावरण था कि आप शायद देखते होंगे, आप यूट्यूबर्स जो इंटरव्यू लेते थे, लोग जस्ट इंतज़ार करते थे कि वो बटन दबाना है, रईस शेख को जिताना है। तो वो पूरी नैरेटिव कैसे पैदा किया कि रईस शेख को जिताना? आप काम करोगे तो खुद ही पैदा होगा ना। मैं बता दूं आपके इलेक्शन की बात है, जब आप वहाँ पर गए थे तो हमारे दोस्तों फ्रेंड सर्कल्स को मालूम था कि अपना क्लोज रिलेशन है, तो लोग हमेशा ये बोलते थे यार वो रईस शेख वहाँ पर ट्रेन लाएगा क्या, रईस शेख ट्रेन लाएगा क्या। मैंने आपको भी बताया था, उनसे बात भी करवाया था, तो मैंने कहा था अरे रईस शेख ट्रेन नहीं, वहाँ पर बुलेट ट्रेन लेके आ जाएगा। नहीं, देखिए अल्लाह ताला जिनसे जो काम लेता है ना उसके लिए उनको ग्रूम करता है। तो हम लोग की ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बहुत अच्छी हुई, 10 साल एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपको। हाँ, तो आज 10 साल कॉर्पोरेशन में काम करना, अभी 5 साल एज MLA, तो ये तजुर्बे को यूज़ करके डेफिनेटली वहाँ रोज़गार लाना, वहाँ पे डेवलपमेंट लाना, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना। मैं आपको आज गली न्यूज़ पे बैठकर इस पॉडकास्ट में वादा करता हूँ कि 5 साल में आप एक ऐसा पॉडकास्ट और एक इंटरव्यू करोगे कि कैसे भिवंडी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे एक शहर ने अपने आप को खड़ा किया। आज क्या मैं भी गली न्यूज़ पे एक वादा करता हूँ, आज से 5 साल बाद हम जो है रईस शेख ऐसे MP कॉन्टेस्टेंट के रूप में देखेंगे। इरादा है MP का?
क्यों नहीं, इरादे रखना चाहिए, बुलंद रखना चाहिए, MPQ बहुत बड़े रहना चाहिए। जी जी आज अपने सामने चैलेंज किया कि 1,19,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, हर बराबर। समाज के लोगों ने। आपको पता है मेरे यहाँ 5 गांव हैं, वहाँ मुझे वोट मिले, पद्मानगर में मिले, कामतगर में मिले, टिमगर में मिले, मानसरोवर में मिले, फेनेगांव में मिले, हमारे पूरे पूरे मुस्लिम पट्टे में मिले। कौन से यादी से हमको वोट नहीं मिला? आप 52,000 को मत देखिए सलीम भाई, आप बात देखिए कि एक मुस्लिम कैंडिडेट ने कैसी सोशल इंजीनियरिंग किया कि पोलराइज माहौल में, यानी कि जहाँ हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ बेशक। उसका भिवंडी में असर नहीं हुआ। ये मैं उसी पे आ रहा था कि जो सज्जाद नोमानी साहब थे उनका जो ये बयान है जिसके वजह से पूरा थ्योरी नहीं निकाली जा रही कि इलेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि 6 महीने पहले ही मुसलमानों ने वन साइड 400 पार से 260 पे लेके आ गए थे, और ये महाराष्ट्र इलेक्शन में 4-6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एकदम बूम हो गया। देखिए सज्जाद नोमानी साहब का हम बहुत एहतराम करते हैं और मैं खुद तो मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, पर मुझे बहुत संजीदगी से कहना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि जिस तरह से ये सपोर्ट करके इंटरव्यूज़ दिए गए और लिस्ट विस्ट निकाली गई, उसका बीजेपी ने बहुत गलत इस्तेमाल किया। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो MP इलेक्शन में तो नहीं थे, तो भी मुसलमानों ने अब MP को वोट दिया। वो जवाब वो दे सकते हैं हजरत, मैं एक सवाल इतने खड़ा बड़े होता है। आलिम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर उसका गलत इस्तेमाल बीजेपी ने बहुत बड़ा किया। पूरा पोलराइज कर दिया। वो इफेक्ट वहां पर क्यों नहीं हुआ आपके इसमें? मैंने किसी भी तंजीम के सपोर्ट लेटर लेने से इनकार कर दिया। हमको ऐसा पता चला पॉलिटिकल सर्कल में सब रईस को एक अच्छा MLA समझते हैं, पब्लिक नहीं, जितने लीडर्स हैं वो भी समझते हैं, और मतलब बहुत आपके ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि लोग ऐसे लोग आवे, पॉलिटिशियन भी चाहते हैं कि ऐसे MLA आवे, इसलिए कोई ज़्यादा पार्टी आपके खिलाफ भी नहीं जाती है। ऐसा नहीं है, मैंने आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा कोई ऐसा पॉलिटिकल बहुत शिद्दत से शिवसेना शिंदे गट ने इलेक्शन लड़ा, बहुत शिद्दत से। पैसे का ऐसा वापर किया गया सर, मुसलमानों के घर में जाकर 2,000 रुपये दे के उनके IDs लिए गए, 21,000 लोगों को पैसा बांटा गया। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि हाँ, आप अगर आपका किरदार अच्छा है, प्रशासन आपका साथ देता है। मतलब आप मेरे यहाँ पे एटलीस्ट ईस्ट में इलेक्शन बहुत फेयर था, पुलिस प्रशासन, थाना कमिश्नरेट और हमारे जो इलेक्शन कमीशन था बहुत फेयर था, बहुत फेयर, मतलब बहुत फेयर। मेरी एक शिकायत पे इतनी फोर्स लगाई गई, जो एक्सपेक्टेड था कि गुंडागर्दी होगी, बहुत धमकियाँ होगी, उसको पुलिस ने बहुत मिनिमाइज किया। गुंडागर्दी से मेरा एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया। एक बार रईस शेख ने कहा था इकबाल करमाली पे लाके मारूंगा, वो क्या था? ठीक बोल है दीजिए यार, अभी तो पॉडकास्ट है, इसमें तो एकदम मजे देखिए, देखो सब पब्लिक को मालूम रहता है कि रईस वो लैंग्वेज यूज किया, जब हमारे कान तक बात आई तो हम भी बोले नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर चोर बाजार की पैदाइश है। जी डोगरी वाले फिर भी क्या मसला था वो, क्या बहुत मुझे जो याद इकबाल, नहीं है। अरे बोलो ना भाई। नहीं तो नहीं भाई, वो बातें हो जाती है वक्त पे, वो भी ज़रूरी होती है उस वक्त पे। अच्छा जरूरी था। देखिए कभी भी याद रखिए कि मेरे कार्यकर्ता को, मेरे साथी को कोई धमकाए तो वो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। आज भिवंडी में क्या हुआ है, ये जो पैसे की राजनीति, डर की राजनीति, मज़हब की राजनीति को हमने ख़त्म कर दिया। आज भिवंडी शहर आज़ाद है एकदम। आज मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा अभी, मतलब आप देखोगे वो वीडियो तो आपको लगेगा कि मतलब एक मुस्लिम नेता के लिए ऐसा भी हो सकता है। मंदिर में मेरा एक साथी है, विजय भगत नाम है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, मेरे लिए जाकर जो है वो पूजा करता है। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, अभी ये वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, देखिए। अभी मैं अच्छा, अरे तो आपकी फोटो लेके जा रहा है सर? फिर तो ये भाईचारा ओवरनाइट नहीं बना ना। मैं 2.5 साल, कोई उनका त्यौहार हो, कोई दुख दर्द हो, कोई समस्या हो, मैं खड़ा रहा। एक पश्चिम सुन रहा है कि वो कोई हिंदू त्योहार में जाते नहीं यार, मुस्लिम से ज्यादा होता है नहीं, मैं कि वहाँ जाएंगे तो हमारी फोटो निकल जाएंगी। नहीं, मैं जाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि हमारा धर्म पूजा अलाउ नहीं करता। मैं आपके वो अलग कुर्सी लगाते हैं मेरे लिए, मैं बैठता हूँ, वो प्रसाद भी देना रहता है तो मेरे कमांडर को दे देते हैं। सर समझदारी पैदा कीजिए ना, आप दूरियां मिटाइए। तो वही तो समझदारी लोगों को समझ में नहीं आती। अगर हम कहते हैं जब आप उनके प्रसाद मना करते हो तो वो भी तो आपकी नियाज मना करेंगे। नहीं, क्या गलत है? आप बुला के शरद पवार साहब को एक सफ़ेद टोपी पहना देते हो इफ्तारी के अंदर, आप एक्सपेक्ट करते हो वो करे। आप देखिए मज़हब ऐसी चीज़ है ना कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता। सही बात, यानी आपके ईमान में कोई दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन भाईचारा जो हो वो पैदा करने के लिए जहाँ तक इस्लाम आपको अलाउ करता है उतना तो कीजिए ना।
किसी के त्यौहार में घर में जाना और बैठना, बात करना, मुबारकबाद देना, ये कहाँ से गलत हो सकता है? तो उतना करना चाहिए। और वो बहुत आपको किसी दिन अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा कैसे हमने 2.5 साल काम करके ये जो और भिवंडी कम्युनली सेंसिटिव शहर माना जाता है, बहुत पहले तो बहुत भिवंडी का 5 साल में कुछ नहीं होने दी। जी 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 जी। कुछ हुआ भी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग साथ में बैठे, सब लोगों ने एक दूसरे से। आप संतोष शेट्टी को ले लीजिए जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा, आप जाके पूछिए मेरे बारे में उनको, वो तारीफ करेंगे। मेरा चैलेंज है। वेरी गुड। ऐसे ही बहुत बड़ा हादसा हो गया पद्मानगर के अंदर, गणपति के अंदर कुछ पत्थरबाजी हुई थी। नहीं, मूर्तियों को डैमेज किया गया। संतोष शेट्टी खुद गए और मैंने बात की कुछ हिंदू नेताओं से, उनसे तो नहीं बात की, दूसरे लोगों से। उन्होंने खुद कहा कि नहीं हम लोग कंट्रोल करेंगे। मेरे साथ दूसरा ने आपसे बात भी हुई थी। नहीं, देखिए कैसा है, आप कैसा किरदार पेश करते हो, आप कैसे मुसलमान हो, दीन क्या सिखाता है कि आप किरदार से दुनिया जीता के ना, इस्लाम कैसे बढ़ा, जी जी है ना, आप किरदार से ही बढ़ा। तो आप अगर अच्छे किरदार पेश करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे। अब बात करते हैं, एक कंट्रोवर्सी और थी कि मौलानाओं के खिलाफ आप एक केस, कुछ नागपड़ा पुलिस स्टेशन में एक केस जो लफड़े हो गए थे कब्रिस्तान में एक मौलाना के पर, अबू हाशिम आज़मी और उनके जो वो थे उनके ऊपर। अब क्या बात करें मुझे नहीं मालूम, अवॉइड करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अशरफ आज़मी की बात करते हैं छोटा सा कि अशरफ आज़मी आपसे सीनियर थे, है ना? कौन सी बात है, पीएमसी की बात। अब पॉडकास्ट में हम सभी बोलते हैं ना, सेकंड टर्म आ गया। ऑल द बेस्ट टू अशरफ आज़मी साहब। तो क्या ये ऐसा है कि सब लोग जो है टॉलरेट नहीं कर रहे रईस शेख को, क्योंकि उसका काम है, उसकी पॉपुलैरिटी है, तो कोई भी, मैं भी थोड़ा सोचूंगा ना यार मेरे से आगे चैनल जा रहा है, यार ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नेचुरल है ना सर, गली न्यूज़ से कितने चैनल चलते हैं। हाँ, वैसे ही है। तो कितना आपको कैसा इनको सबको ओवरकम करके कैसे जाने का रहता है? मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं किसी को ओवरकम कर रहा हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना। आप कभी भी अपनी लाइन को बड़ा कीजिए ना, किसी की लाइन मिटाइए मत। इसीलिए आपकी क्वालिटी देख के अजीत पवार का भी आपको ऑफर आया था, या लोग कह रहे हैं कि आप अजीत पवार के, गलत बात है। नहीं गलत बात नहीं है, लोग कह रहे थे आप रईस शेख और अबू हाशिम आज़मी, क्योंकि आपके इस्तीफा वापस लेने के बाद भी जो है वो कंट्रोवर्सी चालू ही रही कि आसिम भाई बात करने को तैयार नहीं। चर्चा में रहने के लिए कुछ तो रखना चाहिए, आसिम भाई से सीखे। जी जी। आपकी मांडवाली किसी मुस्लिम नेता ने कराया है, कोई आपकी पार्टी का नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को किसी भी दिन आसिम भाई से कोई बात करनी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उनको फ़ोन करके घर पे जा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई ने वो रिस्पेक्ट हमेशा रखी है। एक फ़ोन कॉल पे मैं मिल सकता हूँ, एक फ़ोन कॉल पे मैं जो बात कर, मतलब उनको समझाने के लिए समझ नहीं रहे थे? बिल्कुल नहीं, गलत फहमी, कोई नहीं ऐसा कभी। अच्छा, अजीत पवार जी का क्या ऑफर था? मिनिस्ट्री का ऑफर था? क्यों अजीत पवार साहब को, सारी पार्टियों का ऑफर था। अच्छा। मैंने आसिम भाई से कहा था कि अगर घर में आपके कोई जवान लड़का है, शादी के लायक, तो रिश्ते तो आएंगे। ओहो, क्या बात है। आप परवरिश पे भरोसा रखिए ना। अच्छा, रिश्ते तो आएंगे। तो वही मेरा एक सवाल जो है कॉलेज के टाइम का, कोई लव अफेयर या कुछ भी है, आप बताइए, बहुत यंग जनरेशन जानना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल जी। मेरे ख्याल से लोकल लीडर्स से, मतलब जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो तो लोकल लीडर्स जो है आपके खिलाफ हो जाते हैं ज़्यादातर, क्या शायद आपके ये काम? परसेप्शन गलत है। एक आध देखिए, जब आप काम करते हैं तो आपकी टीम में 10 लोग हैं, 2 लोग कहीं ना कहीं छोड़ के चले आते हैं, तो 8 लोग जो रहते हैं आपके साथ और 80 लोग जो ज्वाइन करते हैं, उन पे से चले एक व्यक्ति अगर आपसे दूर गया, 100% आपको बिल्कुल अपनी पॉलिसीज़ और अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ माई क्लियर विजन। और हर आदमी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इस कॉन्ट्रोवर्सी में आपने नेताजी से बात हुई कभी कि नेताजी कॉल किया, रईस क्या हो गया? कौन? आपकी और अबू हाशिम आज़मी की, नेताजी आपके कंटिन्यूसली। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे? अखिलेश भाई से भी नहीं, अखिलेश भाई से तो हम लोग बात नहीं करते, हम आसिम भाई से बात करते हैं। अखिलेश यादव जी एक बार मुझे कुछ उनका कोई मैसेज नहीं आया कि रईस क्या हो कल गया? परसों उन्होंने कॉल किया था, नहीं, इसके वो कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम के बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग सोचते भी नहीं ना, हम लोग के लिए आसिम भाई है, आसिम भाई बात करते। वैसे हमारी इन्फॉर्मेशन सही है ना, अजीत पवार ने आपको? गलत है, और भी लोग हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ मिनिस्ट्री की कि तू जीत जाएगा, मिनिस्ट्री ले ले, ये और भी लोग हैं। पब्लिक कह रही थी। बात करते हैं रईस भाई, आपके 5 साल के जो सपने आपने दिखाया, जो काम किया आपने, 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर आप कैसे डेवलप करेंगे और क्या क्या करेंगे? देखिए भिवंडी की सबसे बड़ी समस्या पावर लूम है। ठीक है, आज आखिर में ही सही, लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए भी सरकार से लड़ के हमने सब्सिडी लाई। जी, वो इलेक्ट्रिसिटी का आपने उनको कहा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी आई है। मैं समझता हूँ इतने सालों में कभी वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया नहीं, गया। इससे पहले एक बार सब्सिडी आई थी, बहुत विलास राव जी के ज़माने में आई मैं वही बोल रहा हूँ, इतने सालों में कोई भी। नहीं, अभी पावर लूम को आपको समझना पड़ेगा। कल मैं
3 बच्चे हमारे यहाँ पे डूब के मर गए। जी वो हाँ बराबर। तो मैं उनके माँ बाप से मिलने गया था, तो वो तीनों बाप जो है पावलू में काम करते हैं। भिवंडी के अंदर भाड़े के मकान में रहते हैं, बच्चों के एजुकेशन की प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं समझा कि पावलूम भिवंडी की जान है और उसकी पहचान है ऑब्वियसली। अब ये है कि पावलूम में हम लोग ने हमेशा जहन लगाया कि सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। मैं आज रात से, मेरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, बहुत exhaustion यू आर हो नॉट गया। वेल, आपने बताया। आज रात से मैं स्टडी करना शुरू कर रहा हूँ कि भाई कैसे हम पावलूम को खड़ा करें। बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन अलहमदिल्ला जितना लोगों ने मुझे सिखाया है, सीनियर्स ने, हमारे फैज़ान आज़मी साहब हो, इश्तियाक भाई है, अभी फैयाज साहब है, जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए, सरोज फ़की साहब है, इन सब के साथ बैठ के कि कैसे हम इसको रिवाइव करें, और ये रिवाइव होगा इंशाल्लाह। हमने 2-3 चीज़ें की, जैसे सब्सिडी लाए। अब मैं सरकार से लड़ रहा हूँ कि जितना यूनिफॉर्म बनता है महाराष्ट्र में, वो बड़ी मिलें नहीं बनाएगी, वो पावरलूम ही बनाएगी। तो इस तरह से हम सोचे, पर प्रॉब्लम कहाँ है कि हम जॉब वर्कर हो गए। हम कपड़ा जो बनाते हैं ना, हम सिर्फ लेबर पे बनाते हैं, हम कपड़ा बना के फिनिशिंग नहीं करते, हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एक पिछली सरकार ने मुझे मदद की कि हमने कमेटी बनाई थी, कुछ सुझाव थे, वो लेके बैठा हूँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेंगे आप? सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ना। आज आप कह रहे कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी मेट्रो 25 में तैयार हो जाएगी। मैं वही सवाल पे आ रहा था कि 8 लेन रोड हमारा तैयार होगा। मैं वो सवाल में कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें आप डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर जब तक शहर से कनेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि भिवंडी जाना, वही मैं बोला ना, 25 में धामनकर नाका से मेरा बच्चा बैठकर, मैं तो कोशिश करूंगा कि तालीम के लिए उसको बम्बई नहीं आना पड़े, पर वक्ती तौर पे जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए उसको आना है, तो उसके पास मेट्रो होगी। कैसे कनेक्टेड है मेट्रो की? मेट्रो की भिवंडी शहर में धामनकर नाके से थाना और मुंबई कनेक्टिविटी हो रही है, 1 साल ही बाकी है। अच्छा। हमने 100 बसेस जो है लाए हैं भिवंडी के अंदर कनेक्टिविटी के लिए। गवर्नमेंट का टेंडर हो चुका है, अभी हम लोग उसका बस स्टेशन भी बना रहे हैं। 8 लेन रोड जो है उसको कंप्लीट करेंगे। एक नया पाइपलाइन रूट बना रहे, वो सबसे फास्ट ट्रैक होगा। वो कैसा रहे? वो यवई करके एक नाका है, उसमें बीएमसी की पाइप देखता है भिवंडी आने के बाद, वो ऑलरेडी मैंने टेंडर कर दिया कि पाइप को हम काट के नीचे टनल बनाएंगे और पाइप के ऊपर रास्ता बनाएंगे। ऑलरेडी 3,600 करोड़ का टेंडर हो चुका है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स है। बाईपास बन रहे हैं, एक हमारा बाईपास बनेगा, वो यवई से बनेगा सीधा विश्व भारती फाटा मनोर के लिए, तो ये गुजरात सब ट्रक चली जाएगी। भाई प्रॉपर्टी रेट बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ अभी से बढ़ना चालू हो गया। भाई भिवंडी के लोग आपको बताएंगे कि हमको मालूम, हमने भी सोचा था कि अभी रईस से गया भाई वहाँ पे जाके थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो। मैं पूरे महाराज से कहूँगा कि आपको अगर नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप भिवंडी आइए। और दिसंबर या जनवरी में भिवंडी इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, उसमें मैं गली न्यूज़ को इन्वाइट करता हूँ, आप कवर कीजिएगा, आपको पता चलेगा भिवंडी किस तरह का सेंटर है कारोबार के लिए, रहने के लिए। हमारा इतना खूबसूरत है भिवंडी। आप हमारे गांव में आके बैठ सकते हैं और देसी चिकन खा सकते हैं ढाबे पे। आप आएंगे तो आपको भिवंडी के अंदर अभी रास्ते भी अच्छे इंटरनल हो रहे हैं। आप कपड़ा खरीदने आएंगे तो हमारे पास खाली कनेक्टिविटी जो बॉम्बे से, कनेक्टिविटी मुझे 2-3 साल दीजिए, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट बसेस आना जाना चालू हो जाए? पता ना 100 बसेस जो है अभी एसी बस हो जो लोगों का आना जाना, 100 इलेक्ट्रिकल बसेस का टेंडर हो चुका है बॉम्बे टू भिवंडी। वो हम लोग रूट तय करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कैसे है ना, हम चाहते हैं कि थाना को कनेक्ट करें, ताकि थाना से आप ट्रेन ले लें। पीपल विल नॉट प्रेफर टू कम। बहुत सारे लोग भिवंडी में यहाँ पे छोटे छोटे टूर्स वूर्स में जाते हैं, भिवंडी जाना नहीं, क्यों नहीं चाहते मालूम है? क्यों लोग लेते हैं मालूम है? क्योंकि कल्याण जाना पड़ता है। अगर आपको मैं थाना स्टेशन छोड़ूंगा, आप प्रेफर करेंगे थाना से ट्रेन लेना। इसमें स्कूल का एक स्कूल, आप एक स्कूल बनाए थे बहुत अच्छी, वो इनॉग्रेशन में क्या हो गया था? आपको इन लोग ने इनॉग्रेशन करने नहीं दिए। आपको याद होगा कि नागपाड़ा जंक्शन जब इनॉग्रेशन हुआ तो वारिस भाई ने बड़ा तमाशा किया था प्रोटोकॉल के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, आसिम भाई को चीफ गेस्ट बनाते हैं और प्रोटोकॉल होता है कि चीफ मिनिस्टर का नाम सीएम बने या जो भी पार्टी का। तो हमने रिक्वेस्ट की थी सबसे, और हम किसी के, मेरे कितने सारे इनॉग्रेशन बीजेपी करती है जहाँ मेरा नाम भी नहीं डालती। तो मैं कभी नहीं चाहता कि भाई चलो उन्होंने किया तो वो तो प्रोटोकॉल है, वो लोग आके करते हैं। जैसे यहाँ पे डोगरी पे 2-4 प्रोग्राम हुआ था तो राहुल नार्वेकर जी आके गए थे मीनार में। कैसा है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है तो वो अपने इलाके में जब इनॉग्रेशन करती है मेरा नाम भी नहीं डालते, मैं एतराज़ भी नहीं करता। यहाँ पे मुझे ये एक्सपेक्ट था कि आसिम भाई हमारे लीडर है, तो आसिम भाई आएंगे, उनका नाम होगा तो वो लोग करने देंगे, क्योंकि हमने स्कूल बनाया। बीजेपी ने उसको बड़ा इशू बना दिया कि प्रोटोकॉल नहीं है, और बड़ा SRPF लगा दी,
और पुलिस आ गई, ऐसा लगा छावनी बनी। हाँ, और आपने बाहर बोला मैं तो करूंगा ही अपनी। नहीं, मैंने पुलिस से क्या कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। पुलिस भी, वो हमारे सीनियर साहब बड़े अच्छे गायकवाड़ साहब बोले कि नहीं मैं अरेस्ट तो नहीं करूँगा, आप प्रोटेस्ट पे बैठेंगे मैं भी आपके साथ बैठूँगा और हम दोनों खाना वहीं खाएंगे, लेकिन मैं आपको अरेस्ट नहीं करूँगा। आपने वहीं खड़े रह के वहीं का ओपनिंग कर दिया। वहीं फिर उन लोगों ने पूरा, मैंने खाली कहा कि भाई हम ये स्कूल ओपन कर रहे हैं, फिर हम लोग गए तो इतना पूरा गैवी नगर शांति नगर रास्ते पे आ गया था, एक पूरा जुलूस हो गया। जी, एक आपका जो खास है भिवंडी में वकार बेचारा, आप नहीं, मदनपुरे में। नहीं वहाँ का क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसके खिलाफ अबू हाशिम आज़मी ने वो निकाला था कि मैं नाम भूल रहा हूँ आपका, बोल दीजिए कि आपको नाम पता है। नहीं अच्छा है ना, मुझे तो कैसे आपकी मदद नहीं करूंगा मैं, आपकी मदद यू नो वी बोथ सफर फ्रॉम दिस नेम। ठीक है XYZ। नहीं बोलिए, नहीं ठीक है, चल अरे मेरी टीम ने नाम किधर लिखा मेरे को समझ अच्छा है, थैंक यू टीम। ठीक है, तो बेचारा वो फंस गया क्योंकि बेचारा दोनों के बीच में वो पिस गया क्योंकि नहीं, स्टेटमेंट अभी- उसके खिलाफ अभी- आ गया, उसको हटा दिया गया। नहीं अभी उसको वापस लिया गया। अभी आसिम भाई की जीत पे उसका फोटोग्राफ आपको भेज देता हूँ। अच्छा यार एक घर में छोटे छोटे झगड़े होते नहीं हैं, होते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा नहीं, नजर आप बड़े रखते हैं लोग हो पे। तो लोग की नजर रहती है सर, आपको 50 लोग फॉलो करेंगे तो आपको तो लोग तो जानना चाहेंगे ना, हमारे को नहीं जानना चाहेंगे और आपको तो जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेचारा बलि का बकरा बन वो गया। रिजॉल्व हो गया, कब से वापस भी ले लिया। अच्छा, एक थियरी ये भी चलाई गई थी कि समाजवादी वो रईस शेख को निकालने की ताकत नहीं रखती। कल चाहे आसिम भाई निकाल देंगे, क्या है इसमें। बैकअप तो रेडी है अपना। नहीं बैकअप बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, आपने वो किया। एक हमारा आखिरी राउंड होता है, हमने एक सब सिस्टम बनाया जो लोग पसंद करते हैं। अच्छा मैं ये पूछना तो भूल गया, आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? अब इसमें तो क्या, ये तो भाभी का सवाल है यार। अरेंज मैरिज ऑब्वियसली। अरेंज मैरिज तो मतलब कैसे आपके उनसे रिश्ता आया कि आपने भेजा? नहीं हमारे फैमिली कनेक्शन थे, मेरे मॉम तो शादी से पहले आप भाभी को जानते थे कि यहाँ पे? जानता था कि ये लोग देखो भाभी जी जरा पकड़ना अगर वो सही नहीं बोलेंगे तो। ये फैमिली रहती है, मुझे मालूम था, लेकिन मेरी मम्मी ने कराया था अरेंज मैरिज। तो जो आपके फादर इन लॉ थे वो मतलब कैसे आपको देखते थे कि नहीं, क्यों सोचते हैं ना लड़का कमाता है नहीं आता ये करता है, कोई उनकी ख्वाहिश वो थी? बहुत सिंपल लोग हैं उन लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सिंपल वो है। तो बोलना ही पड़ेगा, मैं नहीं, मजबूरी- नहीं, 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 ये तो हर दामाद को बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 मैं फैक्ट बोलता हूँ, बहुत दीनदार लोग हैं। और हम लोग दोनों मिडिल क्लास फैमिलीज थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लाइफ में रखना भी नहीं चाहिए। आपकी एक ही बेटी है, हाँ मेरी एक ही बेटी है, उसके लिए मतलब हाउ इज शी नाउ? शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी बहुत ही मतलब बातें भी बहुत अच्छी करती, बीच में कोई थोड़ा सा उसकी तकलीफ थी उसको। नहीं, शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, मैं इस बात को Special कभी छुपाता नहीं। मैं नहीं यूज करना चाह रहा था कि स्पेशल आपको। चाइल्ड है, बहुत ही बबलिंग है। आज भी सुबह घर पे ये स्कूल नहीं गई है, एंड शी अभी पहला इलेक्शन उसने जीता, शी इज़ अ CR नाउ, उसको 4 वोट मिले अरे क्लास वाह। में। तो हम तो क्या फ्यूचर एमएलए उसको भी समझे क्योंकि आप भी सीएस बन चुके हैं। हर चॉइस वो क्या मतलब करना वो चाहती है। आपके उसमें भी आए थे जो सीएम को आपने नहीं, वो इनॉग्रेशन करने बहुत ही बुलाया था। बोल्ड लड़की है, बहुत ही। नाम क्या है? बुशरा। खुश। अभी वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गई है अपनी स्कूल में। अभी उसकी सर में मेरे ख्याल से इलेक्शन 20 का ना 21 को उसका बहुत मेहनत किया आपने उसके पीछे, हर बाप को करना चाहिए। बहुत। 21 तारीख को उसका हम लोग यूट्यूब पे सेरेमनी देख रहे थे, शी बिकेम अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही समझदार हो गई बात। अरे बहुत शी इज़ वेरी गुड और नॉर्मल हो गई वो। बहुत उसी बहुत। बच्ची को एक आइडियल बना के हमने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, एक अस्पताल बनाया, 2500 बच्चे वहाँ एग्जैक्टली पे। वो हॉस्पिटल जो बना है वो रईस शेख के बहुत करीबी, दिल के करीबी है वो। बाइकल्ला पे ना ओजोन में। मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उस हॉस्पिटल के बारे में बोलिए, तो ऐसे बच्चे को क्या होता है। एक अभी पार्लियामेंट में मैंने बाले मामा को भी प्राइवेट मेंबर बिल बना के दिया है। होता क्या है सलीम भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं याद रख सकता, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जब आप छोटे होते हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ऐसा देता है कि जहाँ आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। बेशक। तो जिसको कहते हैं कि स्क्रीनिंग। आज क्या होता है कि बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो कहता है कि हर कॉरपोरेशन के कमिश्नर का और हर अधिकारी का, मतलब एक सिस्टम है। क्या एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट देना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बराबर। मतलब जिम्मेदारी है। तो हम चाह रहे हैं कि जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिले तो साथ में ही उसके सर्टिफिकेट मिले कि इस बच्चे की हमने स्क्रीनिंग की है, इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी है या इसको ये डेफिशिएंसी है। जैसे मेरी बच्ची के केस में वो प्रीटम थी, 6.5 महीने पैदा हुई थी, तो उसको छोटा सा हैमरेज हुआ था। तो उस वक्त उसको सेरेब्रल पॉल्सी है, हमको पता नहीं चला, हमको 8 महीने पता चला। एंड वी वर फॉर्चुनेट एज पेरेंट्स को पता चला। आज बच्चे 15 साल के होते हैं, पता ही नहीं रहता कि उनको बीमारी क्या है। बेशक। तो हम एक वो अमेंडमेंट और कराना चाहते हैं। माँ बाप मारते थे, पढ़ पढ़ पढ़। तो अभी क्या हो गया है कि वो बुशरा को जो थेरेपी हम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज वी वर अवेयर एज पेरेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अफोर्ड कर सकते थे। और हमने अफोर्ड करे ना करें, हमने सिर्फ एक ही काम किया कि जो भी कमाते थे
ये था कि भाई बुशरा पे खर्चा करें। चलो वो एक लॉन्ग स्टोरी है कि हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट थेरेपीज हमने दिलाई और हुआ, लेकिन जो कुछ बुशरा को एज अ चाइल्ड मिला, बुशरा की एक थेरेपिस्ट यूएस से आती थी, वो सब कुछ असेंबल करके हमने एक अस्पताल में डाल दिया जिसको कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि बच्चे के जो उसको मदद चाहिए उसको वक्त पे मिल जाए। तो ये जो स्पीच थेरेपी होती है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी, कई बच्चे आप देखते हो एकदम अग्रेसिव रहते हैं, उनके लिए वहाँ डार्क रूम है जो उनसे उनको काम डाउन करते हैं, बोलने में डिफिकल्टी। ओजोन नाम क्या उसका? उसका नाम हमने कोई नहीं रखा, उसका नाम अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। तो नेक्स्ट नगर सेवक आएगा तो उसका नाम रखेगा। मैंने एक चीज़ किया है कि नगर सेवक के राइट में कभी इंटरफेयर नहीं करने का। तो उसमें हर तरह की थेरेपी, अभी आप देखेंगे, अभी कभी ले जाऊंगा आपको, पूरे महाराष्ट्र से बच्चे बाहर हैं। हाँ, तो अभी इवन मैंने 2-4 को रेकमेंड किया। अब वो फुल कैपेसिटी पे आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ जब मैं एमएलए बनूँ तो ऐसे कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हम बनाएं। और सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी बहुत काइंड थे कि जिस दिन वो इनाग्रेशन के लिए आए तो उन्होंने रात में फ़ोन किया कि नहीं रही से तेरा प्रोजेक्ट है, तेरी बच्ची का प्रोजेक्ट है, तेरी बच्ची के हाथ से इनाग्रेट करेंगे। और उन्होंने उस वक्त मुझसे कहा, सीएम साहब आए थे, सीएम साहब थे, बुशरा से इंटरैक्ट किए, उसको इनाग्रेट किए। तब सीएम साहब कह रहे थे रईस तू टाइम दे और ऐसे सेंटर्स खोल। तब मेरे पास टाइम नहीं था, पता नहीं कौन सीएम बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा। एकनाथ शिंदे ही थे ना उस टाइम तो। अभी शिंदे साहब का टर्म तो खत्म, अभी शिंदे साहब ही बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस साहब बनेंगे, जो भी बनेगा। कौन बनेगा आपको? मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं एक छोटा एमएलए हूँ, आई रियली डोंट नो। बट शिंदे साहब बने, पवार साहब, अजीत पवार साहब बने या देवेंद्र फडणवीस साहब बने, रईस शेख के सोशल वर्क को सब अप्रिशिएट करते हैं और सब कोऑपरेट करते हैं। आपकी जीत में बाले मामा का, क्योंकि बाले मामा आपके जो आपने बालिया मामा ना, बालिया मामा। अब मैं खुद शौक था बालिया मामा को लेकर, रईस शेख कितना घूम रहे, बालिया मामा जीतना चाहिए। देखिए, इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस में बालिया मामा हो, कि इंडिया अलायंस के अंदर हमारे अरविंद सावंत साहब हो, कि अनिल देसाई साहब हो, कि हमारी वर्षा ताई मेरी बहन है, यहाँ से लेके कोल्हापुर में शाहजी महाराज हो, मैंने सबके लिए कैंपेन किया। और मेरी जिम्मेदारी थी इंडिया अलायंस में कि हमारे सारे एमपी जीते। मेरी आज जितनी तबीयत खराब है उससे ज़्यादा तबीयत मेरी खराब हुई लोकसभा में। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, जितनी मेहनत अपने लिए मैंने की ना, उससे ज़्यादा मैंने बाले मामा की। वही मैं कह रहा हूँ। क्यों किया? क्योंकि बाले मामा का जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप देश में बदलाव लाना चाहते हैं। बाले मामा को जब मैं मिला, बाले मामा पर्सनली बहुत ही एक्सीलेंट आदमी है और व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं था। उस वक्त ये था कि इंडिया अलायंस जीतना ज़रूरी है क्योंकि हम सरकार बदलना चाहते। तो उतना ही क्रेज बाले मामा ने आपके इलेक्शन में दिया कि नहीं? लोग कहते नहीं दिया, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, मैं बाले मामा को बिल्कुल ब्लेम नहीं। बाले मामा की देखिए, बाले मामा एक परिवार है। बाले मामा के 6-7 भांजे और भतीजे हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। गिरीश म्हात्रे हो, योगेश म्हात्रे हो, सुधीर म्हात्रे हो, रणधीर म्हात्रे हो, पूरी बाले मामा की फैमिली मेरे लिए लगी थी। और हम लोग दोनों फैमिली, मतलब मुझे ऐसा लगता है बाले मामा और हम लोग एक फैमिली है। और उस वजह से उनके लोग लगे, बाले मामा बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, ये बात सही है, जिसकी वजह से नाराज़गी भी बहुत लोगों को है। लेकिन मैं लोगों को कहूँगा कि बाले मामा को हमने, जैसे मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी थी इंडिया अलायंस के टाइम पे, बाले मामा को हमने शाहपुर सीट की जिम्मेदारी दी थी कि वो जीतो। हम वो 800 वोट से हार गए। बाले मामा को हमेशा जयंत पाटिल बोलते थे रईस शेख की सीट पे मत जाओ, वो 50,000 की लीड से जीत रहा है। अच्छा, पहले से जयंत पाटिल जी मुझे पहले बोलते थे तू खाई को टेंशन लेता है, तू 50,000 की लीड से जीत रहा है। सत्यजीत तांबे मुझे बोलते थे कि तेरी लीड 50,000 रहेगी। तो कुछ तो उनके पास अनुभव है। तो लोगों का कहना था कि बाले मामा को रईस शेख की सीट पे न कॉन्सेंट्रेट करते हुए ग्रामीण की सीट हम हारे, वो सीट पे ध्यान दे और शाहपुर की सीट पे ध्यान दे। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों सीट जहाँ बाले मामा ध्यान बहुत दिए, हम नहीं जीत पाए। और यहाँ उन्होंने कम ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी परिवार को लगाया मेरे यहाँ। पूरे सब आपके साथ एकदम। जैसे गिरीश म्हात्रे को तो आप देखोगे तो अभी वो भी बीमार बैठा होगा, क्योंकि ऐसा लगा वही कैंडिडेट है। हमने क्या किया, अपनी यादियाँ डिवाइड कर ली। जैसे 208 यादी पे मैं काम कर रहा था, 120 यादी पे गिरीश म्हात्रे, सुधीर म्हात्रे, सभी लोग लगे थे, योगेश भाई लगे थे, सब लगे थे। तो इससे जुड़ा एक सवाल है कि जैसे स्टार कैंपेन होते हैं, लोगों को बाहर से बुलाते हैं, एक दूसरे के बुलाते हैं। आदित्य ठाकरे भी एक कैंडिडेट रहे कि वो मदनपुरा में आए इसके लिए। रईस शेख अबू हाशिम आजमी के गौंडी में एक भी सभा नहीं की। ऐसा लोग, मैं 2 चीज़ें किया मैंने एक्चुअली, कि हम चुनाव लड़ रहे थे और मेरे यहाँ आने जाना बहुत डिफिकल्ट था। आसिम भाई के नॉमिनेशन में मैं 8 घंटा रहा साथ में। उसके बाद जो बड़ी सभा लास्ट में हुई, मैं पूरा मेरा प्रचार छोड़ के, मेरी बड़ी सभा छोड़ के मैं गोंडी आया। आने में 2 घंटा लगता है, जाने में 2 घंटा लगता है। उस दिन का प्रचार आप नहीं कर सकते और मुस्लिम इलाके में 5 बजे से ही प्रचार कर सकते। उसके बाद आप पहले नहीं कर सकते। सब लोग
मुस्लिम एरिया में काम हमारे यहाँ भिवंडी एक्टिव 5 बजे के बाद होते हैं। नहीं वैसा नहीं। देखिए हर कंस्टिट्यूंसी का एक स्टाइल होता है। जैसे ग्रामीण में आप 8 बजे प्रचार करते हो, हमारे गांव में प्रचार होता था 10 बजे शुरू हो जाता था, और क्योंकि लोग घर पे मिलते हैं, फिर अब नहीं मिलते हैं, एक बार काम पे चल गए तो नहीं मिलते। तो हमारे यहाँ पे वो पूरा दिन मैंने गोवंडी को ही दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बहुत सी चीज़ें ना गलत फहमी पे डिपेंड, लोग इसको परसेप्शन निकाल देते हैं ऐसा है चंद वैसा है। लोग हैं उनको बोलने की आदत रहती है, बोलते हैं। अरे इसमें हमारा आखिरी राउंड है, रैपिड राउंड। हम चाहेंगे आपको पूरा फंसा दें और देखते हैं कि आपने आपको पूरा तो फंसा दिया, बचा क्या? नहीं, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग देखते हैं। हम आपको 2 नाम देंगे, आपको एक ही सेलेक्ट करना है ईमानदारी से, नो रीजन। आपने स्किप करने का नहीं, स्किप इसमें आपने स्किप दिया स्किप करने का, आपने देखते हैं, पहले ही क्लैरिफाई किया कि आपसे। देखते हैं। पहले मैं सॉफ्ट लूंगा, बुशरा या आपकी वाइफ, दोनों में से एक। दोनों ऑब्वियसली नो कॉम्प्रोमाइज। दोनों अपना रूल नहीं है, रूल कोई तो ज्यादा नहीं नहीं। फैमिली देखिए कैसा है, मेरी वाइफ मेरी जिंदगी में सबसे अहमियत रखती, बच्ची है। रिलेशनशिप्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं सर, नहीं, ध्यान नहीं, देना। बिल्कुल नहीं दे रहे। जितना इमोशनल ये बुशरा के लिए है ना, किसी के लिए नहीं है। थोड़ा सा भी टफ आएगा। हाँ गौंडी या भिवंडी? यार अपने 2 बच्चे होते हैं, आप कैसे सिलेक्ट करने बोलते हो? गोवंडी से बहुत मोहब्बत है, और भिवंडी से मोहब्बत भी है और जिम्मेदारी भी है। बाइकल्ला या गौंडी? अगेन बाइकला से बहुत लगाव है, बहुत इंटरेस्ट है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने 5 साल जब एज ए आमदार काम किया, मैंने बाइकला में कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया मैं वहाँ का एमएलए नहीं हूँ, मैं वहाँ भी काम करता हूँ। तो भिवंडी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, वहाँ के लोगों ने आपको इतनी बड़ी मैंडेट से चीन के दिया है। बाइकला भी प्यार है, भिवंडी भी प्यार है, लेकिन भिवंडी के साथ जिम्मेदारियाँ भी बहुत है। वो कंस्टिट्यूंसी है आपकी, आपका घर है, आपका परिवार है वो। अबू हाशिम आज़मी, अखिलेश यादव? सर दोनों मेरे नेता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आसिम भाई नेता से बढ़ के हैं, फैमिली है। यानी अखिलेश यादव से मिलेंगे? अखिलेश भाई से इतना इंटरेक्शन नहीं, वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता है। दोनों में से एक अगर चुनना चाहे तो क्यों चुने भाई? जब दोनों आपके पास है तो आप चुने क्यों? नहीं, हमारे सवाल में तो आपको एक ही चुनना। सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत है तो कहेंगे आप, सवाल ही गलत है। अपना आप ऐसा मत चुनिए। चलो आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। बोलिए ना जी, अपन जल्दी रैप करेंगे कि आपको आपकी तबीयत और ख़राब होती आ रही है। तो जैसे आप ऐसा मत सोचिए कि हम पूछ रहे हैं कि आप कौन सा आइडियोलॉजी की बात करो, मुझे इसकी अच्छी लगती है, मुझे उसकी अच्छी। दोनों ऐसे सेम नहीं आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी में दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? हम तीनों की मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आइडियोलॉजी की बात करो, मैं चूज करने नहीं बोल रहा हूँ। आइडियोलॉजी तो सेम है ना दोनों की। उनके परिवार में उनमें भी बहुत नहीं, अनबन हुई नहीं, थी नहीं, बीच में। आधे लोग जो है, नहीं, हाशिम भाई जो है, आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आइडियोलॉजी तो मुलायम सिंह यादव है, जिनकी आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जी, अबू हाशिम आज़मी साहब, रईस शेख फॉलो कर रहे हैं। नेताजी जैसा मैं बोलता हूँ, किसको बड़ा नेता मानते मैं हो, आपको मुलायम सिंह बताऊं, यादव या अखिलेश यादव? नहीं, बड़ा नेता किसका? नेताजी है। दोनों को नेताजी बोलते हैं, प्रॉब्लम तो ये होगी। जब आप मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ इतिहास में लिंकन से बड़े नेता हमारे नेताजी, आप जानते ही नहीं उनको। मैं अगर आपको बताऊं कि उनकी सोच, उनके विचार, आज हम अखिलेश भाई, असीम भाई, हम लोग सब तो उनके विचार आगे लेके जा रहे हैं। आखिरी अभी इसमें वो मत करना है, अबू हाशिम आज़मी, फरहान आज़मी। फरहान आज़मी। अच्छा आज़म भाई, अब वजह नहीं पूछना। नहीं, मैं इसको सोच रहा हूँ फरहान आज़मी क्यों बोले आपने, अब वो आप क्योंकि सोचिए। अगर बेटे की भी तारीफ करोगे तो बहुत खुशी होता है। फरहान आज़मी। अच्छा, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने का। दोस्तों तो ये थे रईस शेख जी, बहुत एनर्जेटिक है, 52,000 वोट से जीते हैं, मुस्लिम नेता है। भिवंडी में जाके इन्होंने कमाल कर दिया, बहुत सारी पॉलिसी लाए, जहाँ लोग लोकल ट्रेन का इंतजार करें वहाँ उन्होंने बुलेट ट्रेन, स्पीड ट्रेन की बात कर दी है, और आज यहाँ पर आए हुए हमारे पास, तो बहुत ही गर्व की बात है। हम पूरी मेरी गली न्यूज़ की टीम, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, हम एक दूसरे की दर्द रखते हैं, मगर जो लोगों का परसेप्शन है, चाहे वो बाइकल्ला के लोग हो, चाहे वो डोंगरी के लोग हो, थे वो वरीड कि रईस शेख करता क्या है, रईस शेख कैसे करता है, रईस शेख की जान, मतलब दे वांट टू नो व्हाट यू आर डूइंग इट, और तुम्हारे लिए कितना जीत रहा है, नहीं जीत रहा है, वाई इनकी कनेक्टिविटी रहते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, आपको जो है यहाँ पर आने के लिए, हमारे पास यहाँ पर आके पॉडकास्ट देने के लिए। मैं एक आखिरी चाहूँगा कि अगर आपके व्यूअर्स, आपके चैनल के, अभी आपके चाहने वाले बहुत हो गए तो हमारे को भी फायदा है, आप गली न्यूज़ के लिए थोड़ा सा एक सब्सक्राइब और उसका बोल दो। मेरी टीम ने कहा कि सर आप लास्ट में बोलते नहीं हो। भाई पूरे वर्ल्ड में जहाँ लोग मुझे देखते हैं या मुझे सुनते हैं, सलीम भाई का गली न्यूज़ हमारा गली न्यूज़ है, हम दोनों साथ पढ़े हैं गली न्यूज़ की आइडिया और कॉन्सेप्ट। ही इज़ अ पायनियर इन यूट्यूब न्यूज़ पॉडकास्टिंग, और इनको एक्नॉलेज करने के लिए, अगर आपने ये इंटरव्यू देखा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी।
प्लीज़ आपसे अपील करता हूँ कि गली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और परिवार को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ऑनेस्ट न्यूज़ और एथिकल न्यूज़ आपको देखनी है तो गली न्यूज़ से जुड़े रहिए। गली न्यूज़ को ऑल द वेरी बेस्ट। मे गली न्यूज़ गो इंटरनेशनल। हमारे भिवंडी में भी गली न्यूज़ आई है आप लोग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू गली न्यूज़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।